सुनीता पांडे जी, आप प्रोफेसर हैं पंतनगर विश्वविद्यालय में, और आज आप द्वितीय दिन पर मुख्य अतिथि के रूप में हमें संबोधित करने वाली हैं। कल आपने बताया कि किस तरह से भारतीय कृषि का स्वर्णिम इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है कि हम किस तरह से हमने कार्य किया, किस तरह से भारतीय सिविलाइजेशन को पूरे विश्व में फैलाया और अन्न को अन्नम बहु कुर्वीत की इस वाणी को आगे बढ़ाया है। साथ ही आपने बताया कि किस तरह से जो एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन की उपलब्धियां रही डॉक्टर वाईलाल नेने ने किस तरह से भारतीय ग्रंथों को, कृषि के खासकर कृषि के ग्रंथों को ट्रांसलेट करते हुए उनका डॉक्यूमेंटेशन करते हुए आगे बढ़ाया, और अगली पीढ़ी को ये याद दिलाने के लिए कि हम फिर से बहुत अच्छा कर सकते हैं। और किस तरह से पंतनगर विश्वविद्यालय आपके माध्यम से जो डिग्री प्रोग्राम में नेचुरल फार्मिंग को सिलेबस में समावेश करने जा रहा है, ये बातें कल आपने कही। इसके मध्य में बहुत सारी बातें थी। कल आपकी धारा प्रवाह वाणी के साथ आ, हमारी सदस्य अपने प्रश्न भी रखना चाह रहे थे, तो आज शायद प्रश्न भी रखे जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न भी होंगे लोगों के, और आप पुनः इस मंच पर सादर आमंत्रित हैं योगहार के सभी आदरणीय सदस्यों के माध्यम से आज 708वें दिन पर। डॉक्टर मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत आपका जी। थैंक यू सेमवाल जी, और सभी को मेरा सादर नमस्कार। हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर केशव मैं डॉक्टर शेखर को देख पा रही हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार 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 डॉक्टर साहब। और मैम नमस्ते, आप ठीक है मैम? हाँ, बहुत अच्छी हूँ मैं, और यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों धन्यवाद। को मेरा बहुत बहुत स्वागत भी है इस कार्यक्रम में, और बहुत अच्छा है कि आप लोग जुड़े हैं। और आगे आज हम बात जो करेंगे उस पर मैं चाहूँगी कि सवाल जवाब भी हों। कल शुरुआत थी और ये सिलसिला जारी ही रहेगा अभी। तो कल हमने कवर किया था कि हमारी कृषि और उसका स्वर्णिम काल कैसा रहा, और हम किस प्रकार से विश्व के लिए अन्नदाता थे, और बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे। और बीच में जो भी पॉलिसीज, जो भी हमारे ऊपर आक्रमण हुए विदेशियों के, और पॉलिसी प्लानिंग कंट्री में जिस प्रकार से चली, तो धीरे धीरे फिर हम 1947 तक निश्चित हम बिल्कुल एक मैं कहूँगी कि दूसरों पर निर्भर हो गए थे। और फिर से जब जागृति आई है और आत्मनिर्भर होने की दिशा में हम चले, तो उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और उसने भी बहुत अच्छा काम किया। परंतु वो टेक्नोलॉजी कुछ 50-60 साल में अभी फिर से उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। सभी लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं, चाहे गांव के लेवल पर हो, चाहे प्रदेश के लेवल पर हो, देश के लेवल पर हो, या विश्व के लेवल पर भी इस बात को सभी लोग अनुभव कर रहे हैं कि अभी हमें अपनी कृषि में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और सभी की नजरें भारतवर्ष पर हैं, क्योंकि भारत हमेशा भरा ही हुआ था, और उसका जो दर्शन था जो भारत का, विश्व को अभी उसकी जरूरत है। तो उस दर्शन को हम कैसे फिर से साकार करें कि जो हम पूरे विश्व को फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर चले। तो उसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं, जो हमने शुरू किए इस विश्वविद्यालय में धीरे अपना एक ग्रुप बना करके, तो थोड़ा हम आज उस पर चर्चा करेंगे, और बाकी भाई बहनें सभी सवाल जवाब भी करेंगे। लास्ट में कुछ समय जरूर रखा जाएगा। तो मैं फिर से अपना जो पीपीटी है उसको शेयर करूंगी। उसके माध्यम से आप लोगों को कुछ जो भी विश्वविद्यालय में हमने छोटे ही स्तर पर भले शुरू किया है, परंतु जो भी शुरू किया है उसको मैं आप से साझा करना चाहूंगी। तो मैं अपना पीपीटी शेयर करती हूँ।
अभी आप लोग देख पा रहे हैं इसमें स्क्रीन पर? जी हाँ, देख रहे। अच्छा, हम कई विधियों को हम कल हम लोगों ने कई वो डॉक्यूमेंट्स देखे जो कि हमारे दार्शनिक और हमारे जो अग्रज थे, जो कृषि विद्या के जो अग्रदूत मैं कहूँगी, फिलोसोफर थे, उनसे थोड़ा एक टचिंग हुआ कि वो मुख्यतः कौन थे। ऐसे तो और बहुत हैं, परंतु कुछ समय की मर्यादा को देखते हुए जो कुछ सेलेक्टेड हमने मनीषियों से आपका परिचय कराया। उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिखे और उस पर मुख्यतः क्या बातें थीं और एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन का क्या योगदान रहा, तो वो सारी बातें कल हुई संक्षेप में। और उसमें से अब हम क्या कर सकते हैं, तो जो मैंने एक पॉइंट बताया कि हम उस पर हर्बल कुणप जल और फिर उसके बाद उसका जो मॉडिफाइड स्वरूप है हर्बल कुणप जल, उस पर हमने यहाँ विश्वविद्यालय में काम उठाया। क्योंकि कुणप जल जो है वो एक ऐसा पहला विश्व का लिक्विड फर्मेंटेड फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर कहें उसको, हम ग्रोथ स्टिमुलेंट भी कह सकते हैं, बायो स्टिमुलेंट भी कह सकते हैं। तो उसको हमने उसके वैलिडेशन पर कार्य किया। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो ओरिजिनल कुणप जल है वो क्या है ना, क्योंकि इसकी चर्चा सभी मनीषियों ने, सुरपाल के बाद वैद्य सुरपाल, जिन्होंने 1000 वर्ष पूर्व इसको बनाया, विकसित किया, और उसके बाद जितने हमारे ऋषि मुनि हुए, सभी ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स में, जो कृषि से वास्ता रखते थे, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में उसका चर्चा किया है कुणप जल का। तो कुणप जल वो ओरिजिनली क्या था, क्योंकि उस वक्त में सभी किसानों के पास काफी संख्या में जानवर होते थे, और जो जानवर होते थे तो वह मरते भी थे। तो उन मरे हुए जानवरों के अवशेषों को यूज करके ये कुणप जल का निर्माण हुआ था। जो बेसिक मटेरियल था वो उसमें जानवरों का अवशेष था। तो अगर हम एक 2-4 लाइनों में समझें कि कुणप जल है क्या, तो उसमें भी जो सूअर है उसका बहुत उपयोग होता था, और उसके अलावा जो भी जानवर होते थे, सूअर नहीं, उसके अलावा भी जो भी जानवर होते थे, उन सभी जानवरों के अवशेषों, जिसमें कि उनका हड्डी, मज्जा, मांस, रक्त, ये जो कुछ भी मिलता था उसको जल के साथ मिला करके और उसको जमीन के अंदर बर्तन में एक रख देते थे और उसका फर्मेंटेशन के लिए रख देते थे। और वो फर्मेंटेशन जमीन के नीचे करते थे, क्योंकि वहां पर एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट करने के लिए, एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन करने से जितने भी उस अवशेष होते थे। मैडम आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्लियर नहीं, मतलब टुटक आ रही है। अच्छा, फिर ये आवाज यहाँ से नेटवर्क का इशू। भैया हम लोग की इधर तो क्लियर आ रही है, यहाँ एकदम क्लियर आ रही है आवाज। मुझे लगता है आपके यहाँ पर हो सकता है फिर कोई नेटवर्क का, जो भाई ने बताया हाँ, उनके ही नेटवर्क होगा। आपका कंटिन्यू करिए मैम, बढ़िया आवाज आ रही है। तो उसमें जो जितना अवशेष मटेरियल होता है उसको जमीन के नीचे पानी के साथ मिलाकर एनारोबिक फर्मेंटेशन कराते हैं। एनारोबिक फर्मेंटेशन करने से क्या होता है कि जितने भी उसमें बहुत लंबे लंबे कार्बन चेन कंपाउंड होते हैं, जो कि पौधे को तुरंत अवेलेबल नहीं हो सकते, वो सब छोटे छोटे कार्बन कंपाउंड में टूट जाते हैं। और फर्मेंटेशन के बाद उसमें और कुछ विधियां हम करते हैं उसको बाहर निकाल करके, और वो पौधे तुरंत उठाते हैं उसके न्यूट्रिशन को। तो 1000 वर्ष पूर्व वैद्य सुरपाल द्वारा जो कुणप जल बनाने की विधि थी, तो उसमें सबसे पहला काम यही था कि उसको जमीन के नीचे डाल के सारे जानवरों के अवशेष और उनको पानी के साथ मिला करके एनारोबिक फर्मेंटेशन के लिए रख दिया, भंडारित कर दिया। और उसके बाद में जब 3-3.5 महीने बाद उसको निकाल करके और उसको बॉईल करते हैं किसी लोहे के बर्तन में, जिसको थोड़ा ऑयल कर लेते हैं पहले अंदर से तेल लगा करके, और उसमें उसको बॉईल करते थे, और उसमें पर्याप्त मात्रा में धान की भूसी मिलाते थे। धान की भूसी क्यों मिलाते थे?
इतना आश्चर्य होता है कि हमारे ऋषि मुनियों को इतना एक्सपीरियंस था, और उनका आधार भी एक्सपीरियंस का क्या, कौन सी साइंस रही होगी कि जो उन्होंने धान की भूसी को उबालने का इसमें एक वो रखा, क्योंकि धान की भूसी में पर्याप्त मात्रा में सिलिका होता है। आज हम इस बात को साइंस के माध्यम से जानते हैं। अब उनकी कौन सी साइंस थी, कैसे उन्होंने इस बात को जाना कि भाई इसके अंदर सिलिका होता है, और जब हम सिलिका उस धान की भूसी के साथ उबालते हैं तो अधिक खूब सारी मात्रा में सिलिका जो है वो उसमें आ जाता है। सिलिका जो है एक प्रकार का पौधों की जड़ों को और पौधों को एक प्रतिकार शक्ति देता है, रेजिस्टेंस, कि जो उसमें बीमारियां और कीड़ों और इस प्रकार के अटैक को सहने की क्षमता आ जाती है। उस उनके टिश्यूज में उनके जो सेल्स हैं प्लांट्स के, वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं परिस्थिति को सहन करने के लिए। वो परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई बीमारी आ सकती है, कोई स्ट्रेस हो सकता है। तो सिलिका उस बाहर की जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं उनसे पौधों को लड़ने के लिए पौधों को बलवान बनाता है। तो उसमें जो है पर्याप्त मात्रा में भूसा मिलाने के बाद उसको उबाला जाता है, और उबालने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो उसमें तिल मिलाते, तिल की खली और भीगी हुई उड़द की दाल, और उसके बाद थोड़ा सा शहद और घी, ये थोड़ा थोड़ा। और इसमें ये बात था कि उन्होंने कोई मात्रा नहीं दी कि इतना ग्राम और इतना किलो, है ना। तो इस प्रकार बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी है उसका पूरे कुणप जल में। कुणप जल में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप बिल्कुल एकदम मापा हुआ नहीं, लेकिन ऐसे अंदाज से या जितनी अवेलेबिलिटी हो उतना मिला सकते हैं। ये उन्होंने लिखा है, उस डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है। तो उसमें तिल की खली, भीगी हुई उड़द और दाल, शहद और थोड़ा सा घी मिला करके फिर उसको थोड़ी दिन के लिए रख देते हैं, और फिर उसके बाद इसको फिल्टर करके फिर आप अपनी फसलों में इसका उपयोग करते हैं। बहुत बेहतरीन रिजल्ट अगर इस प्रकार से बनाया जाए। बहुत सारी गौशालाएं हैं आज, है ना, जहां पर हमको जब गायें अपना शरीर छोड़ देती हैं तो ऐसे हमें अवशेष मिल जाते हैं। तो गौशालाओं के लिए ये एक बहुत अच्छा स्टार्टअप भी हो सकता है, क्योंकि अगर इस प्रकार का ओरिजिनल कुणप जल बनाया गौशाला में और उसको खेती में उपयोग करे तो बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन ही प्रोटीन होता है। प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में, नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि इसमें उनके अवशेषों का, जानवरों के अवशेषों का हम एनारोबिक फर्मेंटेशन कराते हैं, और जो भी तत्व इसमें आते हैं बहुत अच्छी मात्रा में, वो पौधों के द्वारा तुरंत उठा लिए जाते हैं। जैसे ही हम जमीन में डालते हैं तो वो उस स्वरूप में होते हैं कि जो पौधे की जड़ें जो है इसको तुरंत उठाती हैं, एकदम उठाती हैं, और उसका हमें पौधों में बहुत अच्छा वो देखने को मिलता है, रिस्पांस देखने को मिलता है। अभी इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स भी पैदा होते हैं जब हम इसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के बाद, क्योंकि इसमें हमारा हम लोगों ने नाप के देखा इसमें, तो इसमें माइक्रोब्स की संख्या भी बहुत अच्छी होती है, और ये जमीन को जीवन देती है, जमीन को इससे जीवन मिलता है। तो इस प्रकार से इसका जो स्रोत है आप लोग नीचे देख सकते हैं, सुरपाल द्वारा लिखित वृक्ष आयुर्वेद वनस्पति जीवन का विज्ञान। ये जो इसका अनुवाद अंग्रेजी वाला तो करा था नलिनी शादले मैडम ने, और जो उसको फिर अंग्रेजी से हिंदी में जो बनाया वो डॉक्टर शिव चरण लाल चौधरी और डॉक्टर वाईएल नैने, इन्होंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था। और एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन का जो उदयपुर चैप्टर हुआ था, हमने बताया था कल कि इसके स्टेट वाइज चैप्टर भी थे, तो राजस्थान में वो थे, तो उन्होंने इस प्रकार इसको हिंदी में अनुवाद किया था। तो फिर उन्होंने फिर से लिखा है वैद्य सुरपाल ने कि मैं इस पुस्तक में, वो स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा प्राचीन मनीषियों द्वारा कहा गया है, और मैं सुरपाल भी सत्यापन करके इसको लिख रहा हूं यहाँ पर। तो जो भी विधि इसमें लिखी है उन्होंने स्वयं सत्यापित करके ये बात वृक्ष आयुर्वेद में लिखी है। उसके बाद में डॉक्टर वाईएल नैने ने जो वृक्ष आयुर्वेद को पढ़ा और ये सारी बातें उन्होंने डिटेल में जानी, उसके बाद आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आज इतने जानवर हैं नहीं,
आज अगर हम देखें गांव में जाकर के तो इतने जानवर नहीं है, किसी किसी घर में एक दो मिल जाए तो मिल जाए। तो जानवर पालने का जो आजकल घरों में जानवर रखने का रिवाज उन संख्या में नहीं है कि जैसे 10, 15, 20 जानवर पहले रखते थे, तो आज एक दो मिल जाएंगे या उतने भी नहीं मिलेंगे। तो इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति आई है उसके अनुसार डॉक्टर नैने ने उसमें परिवर्तन लाया उस कुणप जल में। तो अब उसको हम कहते हैं हर्बल कुणप जल। और थोड़ा सा इसमें यह भी था कि जब जानवरों के अवशेषों से बनाने की बात आती थी तो हमारे किसान भाइयों को थोड़ा हेजिटेशन होता था कि ये मतलब वो समझते थे कि ये नॉन वेज है। और हम देखते हैं हमारे जो भारत के किसान हैं ज्यादातर वेजिटेरियन होते हैं, तो उनको थोड़ा सा इसमें एक हिचकिचाहट रहती थी कि ये हम कैसे बनाएं, और उसमें बदबू भी बहुत आती है। तो लेकिन हमारे जो ऋषि मुनियों ने जिन्होंने उसको बनाया था वे तो बड़े वो सारे वेजिटेरियन ही होते थे, और उन्होंने बड़ी जिसे कहते हैं ना दूरदृष्टि से उसको पौधों की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, पौधों के पोषण पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बनाया। परंतु आने वाले जो समय आया वर्तमान समय, तो उसमें डॉक्टर नैने ने इसको मॉडिफाई किया। और आज वर्तमान में जो हम वेजिटेरियन कुणप जल या हर्बल कुणप जल हम उसको कहते हैं, तो उसकी विधि बदली हुई है, परंतु उसका दर्शन जो फर्मेंटेशन बेसिक आधार इसका जो है मूलभूत दर्शन है किण्वन की क्रिया, जिसे अंग्रेजी में फर्मेंटेशन कहते हैं। तो उसके लिए आप सामने देख रहे हैं कि हमें बहुत थोड़ा गाय का या भैंस का, पहले तो हम गाय का लें, अगर गाय का ना मिले तो हम भैंस का ले सकते हैं, या जो भी हम जानवर पाल रहे हैं जहां भी पाल रहे हैं हम उसका गोबर 20 किलोग्राम 10 से 20 किलोग्राम हम कुछ भी मात्रा में ले सकते हैं। उसी प्रकार से गाय का मूत्र 10 लीटर, गुड़ जो खराब हो जाता है, जो काला हो जाता है या जो बेकार हो जाता है, हम गुड़ ले सकते हैं 2 किलोग्राम। और गुड़ की जगह हम कोई भी मीठी चीज ले सकते हैं। मान लीजिए कहीं कोई फल खराब हो गए हैं, मीठे हैं, खराब हो गए हैं, सड़ गए हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी मीठी चीज का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से हो। उसके अलावा अंकुरित उड़द की दाल ओरिजिनली में भी उड़द की दाल का प्रयोग था, आज भी उड़द की दाल का हम प्रयोग करते हैं। और वैसे तो कोई भी दाल डाल सकते हैं, परंतु हमारे डॉक्यूमेंट्स में उड़द की दाल लिखी हुई है। ऐसे हम, क्योंकि हमें प्रोटीन का सोर्स चाहिए। अब वहां तो जानवर के हमारे अवशेष थे, अभी हम यहाँ पर उस दाल को ही प्रोटीन का सोर्स दे रहे हैं, तो हम कोई भी पल्स डाल सकते हैं, उड़द है तो अच्छा है। फिर उसके अलावा मूंगफली, नीम या तिल, जहां पर जो भी तेल खाया जाता है उसकी खली को 2-2.5 किलो उसकी खली को मिला लेते हैं। फिर पानी मिला लेते हैं उसमें 10 लीटर। और उसके बाद जो भी स्थानीय खरपतवार हैं, आजू बाजू जो कुछ भी खरपतवार हैं, और खास अगर चौड़ी पत्ती वाले मिले तो बेहतर रहता है, तो बारीक कटे हुए स्थानीय खरपतवार 20 किलोग्राम और धान की भूसी 2 किलोग्राम। तो ऐसे इन सब चीजों को एक 200 लीटर के प्लास्टिक के ड्रम में, जिसका कि ढक्कन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे और ध्यान से अपने जहन में रखेंगे कि ढक्कन युक्त, और ढक्कन जो है वो प्रॉपर हो, बिल्कुल जो कस के बंद हो जाए। क्योंकि अभी हम इसमें जमीन के नीचे न भी रखें तो इसमें ढक्कन युक्त जो है हम डब्बा जरूर एंश्योर करें, जिसका कि ढक्कन ठीक से टाइट करके बंद हो जाए। क्योंकि हमें एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करनी है जहां पर कि ऑक्सीजन ना जाए। एनारोबिक मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एयर टाइट। तो ये सारी सामग्री को 200 लीटर वाले क्षमता वाले जो अच्छा ढक्कन युक्त प्लास्टिक के ड्रम में डाल के, और उसको फिर 100-125 लीटर पानी से उसे भर देंगे, है ना। 100-125 लीटर पानी से भर करके और उनको अच्छी तरीके से सारी चीजों को मिला करके और उसे टाइट करके बंद कर देंगे। और उसके बाद सुबह और शाम ढक्कन खोल के उसको एक लकड़ी के डंडे के हेल्प से उसको प्रॉपर अच्छे 5 मिनट तक हिलाएंगे। और जैसे ही हम हिलाएंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे बुलबुले और इतनी गैस बनती है ना, जब वो रिएक्शन होता है, जब आपने बंद करके रखा था टाइट,
तो उसमें फर्मेंटेशन की रिएक्शन होती है, उसमें गुड़ भी पड़ा है, मीठा पड़ा है ना, और उसमें ये सारे जितनी चीजें आपने मिलाई हैं, तो इन सब में एक रिएक्शन होता है जिसको हम फर्मेंटेशन या किण्वन की क्रिया कहते हैं, और उसमें बहुत सारी गैस का निर्माण होता है, और जब हम खोलते हैं तो वो गैस बुलबुले के रूप में हल्की फुल्की आवाज भी होती है, एक फड़फड़ की आवाज के साथ बुलबुले ऊपर आते हुए आपको दिखाई देंगे तेजी से। अगर आपने ढक्कन नहीं लगाया या बस ढीला लगाया तो वो सारा जो है, जो आपका बना अंदर एक उबाल जैसा आकर के और बाहर गिर जाएगा सारा मटेरियल। तो इसलिए ढक्कन भी हो और ढंग से बंद हो, टाइट बंद हो। तो इस प्रकार आप रोज सुबेरे और शाम ढक्कन खोल के उसको लकड़ी के डंडे की सहायता से अच्छी प्रकार से उसको घुमाएंगे, और हर रोज घुमाएंगे जब तक ये बुलबुले ऊपर को आना बंद नहीं हो जाते। इसके प्रोडक्ट के बनने की निशानी, या ये कंप्लीट बन गया है हर्बल कुणप जल, निशानी ये है कि ऊपर की ओर बुलबुले आना बंद हो जाए। पहले दिन आपको बहुत बुलबुले आवाज के साथ ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, दूसरे दिन दिखाई देंगे, तीसरे दिन, तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपके बुलबुलों की संख्या कम होती जाएगी, और 10, 12, 15 दिन में कि बाहर का तापमान क्या है इसके आधार पर थोड़े समय के बाद वो बुलबुले धीरे 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 कम होते हुए और बिल्कुल आने बंद हो जाएंगे। तो जिस दिन आपके बुलबुले बिल्कुल आने बंद हो जाए ड्रम के अंदर से, तो आप समझेंगे कि कुणप जल तैयार है, हमारा जो रासायनिक रिएक्शन है उसके अंदर वो कंप्लीट हो गया है, और ये हमारे उपयोग के लिए तैयार है। फिर इसको कपड़े से छान करके इसका 1:10 के अनुपात में इसका डाइल्यूशन करेंगे। इसको प्रयोग करने के पहले इसका डाइल्यूशन करेंगे, क्योंकि बड़ा पावरफुल लिक्विड ये बनता है ना। बाजार में तमाम दवाइयों के नाम से भी अभी ये इस प्रकार के फर्मेंटेड फर्टिलाइजर्स मिलने लगे हैं, है ना। तो लेकिन ये किसान स्वयं बनाएगा तभी उसके कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में कमी आएगी। तो ऐसे करके बहुत साधारण रीति से हर किसान इसको अपने घर पर बना सकता है और उपयोग कर सकता है। फिर इसको छान के, और 1:10 मतलब 1 लीटर तो ये जो लिक्विड तैयार हुआ है आपका, और 9 लीटर पानी। तो जितना भी आपको बनाना है उस हिसाब से आप इसका 10% का सॉल्यूशन ले करके और अपने फसलों में, अपनी जमीन में इसको फसलों के ऊपर छिड़का जा सकता है, फोलियर स्प्रे किया जा सकता है, ड्रेंचिंग की जा सकती है, इससे ड्रिप इरिगेशन दिया जा सकता है, इससे स्प्रिंकलर इरिगेशन दिया जा सकता है। तो इस प्रकार हर प्रकार का इससे हम यूज करना चाहिए हमें, और फसलों में हर 10-12 दिन पर ये इस अंदर चले जाना चाहिए फसल के, चाहे स्प्रे के माध्यम से, चाहे ड्रेंचिंग के माध्यम से, हर इरिगेशन के साथ इसका उपयोग होना चाहिए, हर इरिगेशन के साथ इसका उपयोग होना चाहिए, तब इसके संपूर्ण लाभ देखने को मिलते हैं। ये नहीं कि हमने एक बार छिड़क दिया तो बस। तो इसे आपको कम से कम 2-3 ड्रम, जो छोटे किसान है वो अपना ड्रम 2-3 ड्रम रख सकते हैं इकट्ठे एक बार लेकर के, और उसमें कि पहला खत्म हो उससे पहले दूसरा बन जाए, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ जो होती है उस पर भी हमने काम किया है। तो साइंटिफिक रीति से इसकी शेल्फ लाइफ 15 से 20 दिन की ही होती है। उसके बाद इसकी गुणवत्ता जो है ना वो कम होने लगती है, इसमें माइक्रोब्स की संख्या कम होने लगती है। तो इस प्रकार से हमें 15-20 दिन के अंदर इसका उपयोग कर लेना है। तो पहला वाला खत्म हो उसके पहले दूसरा बन जाए पैरेलल, क्योंकि हर 12-15 दिन में आपको इसमें खेत में डालना ही डालना है। तो उसके उपयोग की विधि जैसे मैंने बताया कि जब आप बीज को बोएंगे, कोई भी बीज हो या गन्ने के सेट्स हो, सकर्स हो, कुछ भी हो, प्रवर्धन सामग्री कुछ भी हो आपकी, तो उसका संस्कार हम कुणप जल से करते हैं। मतलब उसको डुबो के रख देते हैं आधा पौना 1 घंटा, और उसके बाद उसको निकाल करके फिर छाया में सुखाते हैं। और एक बात ये भी ध्यान देने की है कि हम ये सारा प्रोसेस छाया में ही करेंगे। अच्छी छाया होनी चाहिए पेड़ के नीचे या किसी शेड एरिया पर, चाहे वो शेड नेट हो, चाहे वो कोई कमरा हो, स्टोर हो, कुछ हो। धूप में ये प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि धूप में जीवाणु
जो है वो खत्म हो जाते हैं, और जिनका कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद हम जब धान, जैसे धान की फसल है, उसकी नर्सरी है, या किसी भी सब्जी की नर्सरी है, कोई भी नर्सरी है, तो उसको भी हम इसमें डुबो के रखें, उसकी जड़ों को, और उसके बाद लगाएं। उसके बाद जहां हम नर्सरी बो रहे हैं या जो हमारा मुख्य खेत है, उसको भी हम ये 10% कुणप जल से उसको भी संस्कारित करें। उसके बाद हम हर सिंचाई में एक कुणप जल मिला करके 10% कुणप जल को हर सिंचाई के साथ देना है। पेड़ों के ऊपर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करना है। 14-15 दिनों में इसको खेत में डालना ही डालना है। और इससे हमने ये देखा है कि इससे बहुत सारे कीड़ों के लिए भी प्रतिकार क्षमता पौधों में आती है, बीमारियों के लिए प्रतिकार क्षमता इसमें पैदा होती है। और इसमें एक बात और है, एक एडिशन आप और कर सकते हैं कि जिस समय आप कुणप जल बना रहे हैं तो उस वक्त में आप इसमें चावल का माड़ भी डाल सकते हैं। चावल का माड़ डालने का आजकल आपने देखा होगा हाइड्रोजेल आ रहा है बाजार में, बहुत बड़ा पॉपुलर हो रहा है। हाइड्रोजेल क्या काम करता है कि ये खेतों में पानी को समेट के रखने की क्षमता पैदा करता है हाइड्रोजेल। तो ये हाइड्रोजेल के जैसे ही हमारे कुणप जल में क्षमता पैदा हो जाए, इसके लिए हम चावल का माड़ डालते हैं कुणप जल के अंदर। तो उसके अंदर भी वो क्षमता आ जाती है कि अगर हमारे पास इरिगेशन कम है या जहाँ रेनफेड सिचुएशंस हैं, वहां पर ये जो भी पानी मिलता है उसको समेटने की क्षमता, मतलब फसलों में एक सूखा स्थिति को सामना करने की क्षमता आ जाए, उसमें जमीन उस तरीके से निर्माण हो जाए कि सूखा होने के बावजूद भी जो कुछ भी पानी उसके ऊपर मिलता है उसको देर तक अपने अंदर समेट के रखने की क्षमता आकर के तो पौधों को नमी मिलती रहती है। तो हम चावल का माड़ भी इसमें मिलाते हैं कुणप जल में। और जिनके पास उपलब्ध है घर का, गाय का, अगर उसके पास देसी गाय है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी गाय का, भैंस का दही, थोड़ा आधा किलो ऐसे दही, थोड़ा दूध, थोड़ा छाछ, ये भी मिला सकते हैं उसमें, घी भी मिला सकते। जो पंचगव्य पदार्थ हैं पांचों, वो हम कुणप जल में मिला सकते हैं, उससे उसकी क्वालिटी और बढ़ जाएगी। उसमें और तमाम प्रकार के लाभकारी बैक्टीरिया और जो माइक्रोब्स हैं उनकी संख्या बढ़ने में उसमें मदद मिलेगी। तो गाय के जो भी प्रोडक्ट हैं तो वो सब उसमें पड़ जाए तो और अच्छा है, और उसकी वैल्यू एडिशन हो जाती है। तो आज हम देखेंगे जैसे कि बहुत सारे नामों से, जैसे कुणप जल तो हमने एक नाम दिया, उसके अलावा वर्मी वॉश है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, अमृत पानी है, जीवा अमृत है, पंचगव्य, ये सारे ही एक प्रकार से हर्बल कुणप जल हैं, क्योंकि इन सभी में फर्मेंटेशन की क्रिया कराई जाती है। और फर्मेंटेशन का दर्शन जो हमारे वैद्य सुरपाल ने दिया था, उसको आधार लेते हुए हम इसको वृक्ष आयुर्वेद आधारित ये जितने हमारे अलग अलग नामों से, और इसमें हमारे जो सामाजिक ग्रुप हैं बहुत सारे जो किसानों के मध्य में काम कर रहे हैं, उनका आभार है कि उन्होंने इस दर्शन को, जो हमारा वृक्ष आयुर्वेद का दर्शन था, ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया दर्शन था फर्मेंटेशन का और लिक्विड किंडविथ बायो फर्टिलाइजर, उसको ये विभिन्न तरीकों से, विभिन्न नामों से किसानों के बीच में ले गए, और जिससे किसान आज फायदा उठा रहे हैं बहुत बड़े स्केल में। आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है, और महाराष्ट्र में कई जगह इसके बहुत सारे किसान इसको बड़े स्केल में यूज कर रहे हैं, और जो एक्यूरेट विधि से कर रहे हैं उनको फायदे भी बहुत हो रहे हैं। और जहां एक्यूरेसी नहीं है तो फायदा भी नहीं होता, फिर वो समझते हैं ये विधि में कुछ नहीं है, और वो रासायनिक की तरफ चले जाते हैं। परंतु विधि से ही सिद्धि होती है। अगर किसी ने भी करना है तो प्रॉपर एक्यूरेट विधि पर जाए तो जरूर उससे उसको फायदा होगा। अब हम उन टेक्निक्स की बात करेंगे जिनको कि हमें अभी कुछ हम वैलिडेट कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स भी अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और कितनी जो वृक्ष आयुर्वेद की टेक्निक्स थी अलग अलग प्रकार की, जो आज भी हैं, परंतु आज वो वेस्टर्न नाम से हैं, अंग्रेजी नाम से हैं, और उस वक्त में भी वो सारी टेक्निक्स थी। तो जो हम, लेकिन उनका नाम थोड़ा फर्क था, वो उस संस्कृत के हिसाब से था। जैसे पहली टेक्निक थी भूमि निरूपणम। भूमि निरूपणम मतलब आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स।
है ना, कि सॉइल को अलग अलग भागों में हमारे ऋषि मुनियों ने बांट दिया था, उसका वर्गीकरण कर दिया था कि किस सॉइल में किस प्रकार से हम प्रैक्टिस करें, और है ना, और उसको हम किस प्रकार से कंजर्व करें, अपने सॉइल और वाटर को किस प्रकार से कंजर्व करें। जो हम आजकल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो ये भूमि निरूपणम, तो पहले से हमारे पास एक टेक्नोलॉजी थी। तो वृक्ष आयुर्वेद की एक एक टेक्नोलॉजी पर हमारी एक एक थीसिस हो सकती है, एक नहीं अनेक हो सकती है, क्योंकि अलग अलग एग्रो इकोलॉजी, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से इस पर काम करने की जरूरत है। तो भूमि निरूपणम। दूसरी टेक्नोलॉजी हमारे वृक्ष आयुर्वेद में जो मेंशन की गई है, बीजोक्ति विधि, माने कि वेरियस सोइंग टेक्निक्स। तो हमारे ऋषि मुनि बोने की, ये नहीं कि उनको टेक्नोलॉजी का अभाव था, हम पाषाण युग में थे, ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी बोने की टेक्निक थी। यहाँ तक जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है, उसमें क्रॉप वाइज हम किस प्रकार से वो गड्ढा खोद के उसकी क्या तैयारी करें, उसमें क्या मिलाएं, उसको अगर आप वृक्ष आयुर्वेद को अध्ययन करेंगे तो आपको ये सारी बातें खुल के सामने आएंगी। उनकी क्रॉप ज्योमेट्री क्या हो, मतलब विचित्र, बहुत सुंदर। बीजोक्ति विधि उन्होंने नाम दिया हुआ है, बीजोक्ति विधि, वेरियस सोइंग टेक्निक्स। तीसरा है पादप विवीक्षा। मैं इसमें टेक्निक्स की डिटेल में इस वक्त नहीं जाऊंगी समय की मर्यादा को देखते हुए, परंतु मैं आपको एक मोटिवेशन जरूर पैदा कर दूंगी कि आप वृक्ष आयुर्वेद को सभी किसानों ने, क्योंकि अभी वो अंग्रेजी और हिंदी में भी उपलब्ध है, तो जिनको हिंदी में चाहिए वो उपलब्ध है, उसको पढ़ के समझ के वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और हमारे वैज्ञानिक इसमें रिफाइनमेंट करें, समय कालखंड के अनुसार उनको इसमें रिफाइनमेंट, इसको वैलिडेट करके, पुनः वैलिडेट करके अब आज की परिस्थितियों में, और उसमें रिफाइनमेंट करने की जरूरत है, उसमें टूल्स एंड टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये सारा कुछ ऑर्गेनिक और नेचुरल है। इसमें कहीं किसी भी प्रकार के सिंथेटिक फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स का उपयोग है ही नहीं। तो इतनी सुंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो हमको पहले इसको देखना ही पड़ेगा और देखना चाहिए, अगर हमें सस्टेनेबल रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग को लाना है। तो पादप विवीक्षा मीन्स मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, अलग अलग प्रकार के प्रोपोगेशन के मेथड्स का डिस्क्रिप्शन है। देन रूपना विधानम, प्लांटिंग टेक्निक्स। तो रूपना विधानम में आप अलग प्रकार के जो प्लांटिंग टेक्निक्स हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं। निषेचना विधि माने कि रूल्स ऑफ वाटरिंग, कैसे पानी दें, कितना पानी दें, किस विधि से पानी दें, पानी के बारे में बड़ा सुंदर ज्ञान हमारे वृक्ष आयुर्वेद में लिखा हुआ है। पानी को स्टोरेज, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, तो पानी को कैसे हम गांव के गांव में स्टोरेज कर सकते हैं, है ना, कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में रहे, और हम बिल्कुल एकदम बिंदास होकर के वाटर रिसोर्सेस को लंबे समय तक सस्टेनेबल रूप से हम कैसे यूज करें, तो इसके लिए निषेचना विधि। देन पोषणा विधि, पोषणा विधि मीन्स न्यूट्रिशनल केयर एंड मैनेजमेंट, हम कैसे अपने पौधों को स्वस्थ रखें। जो वृक्ष आयुर्वेद का मतलब ही है कि हम अपने पौधों को स्वस्थ जीवन का जो विज्ञान है, तो उसमें हम कैसे उनको पोषण करें। क्या हम जैसे कुणप जल है, तो कुणप जल एक पोषण देने का एक बहुत बड़ा माध्यम। उसके अलावा और हमारे एनरिच्ड फर्टिलाइजर, हमने जैसे मैंने कल भी बताया था कि हमारे यहाँ सड़ाने की विधि थी ही नहीं, क्योंकि जब हम FYM और वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं, जो कि हमारे बाद में मतलब 19वीं सदी में, 20वीं सदी में जब हम प्रारंभ में, तब ये हमारा शुरू हुआ। अदरवाइज हम पहले मैं कहूंगी मोटा मोटा एल्बर्ट हावर्ड आए, उसके बाद ये हमारा डिकम्पोजिशन का यहाँ पर भारतवर्ष में शुरू हुआ। अदरवाइज हम गोबर को कभी भी सड़ाते ही नहीं थे, कभी भी। पूरा इतिहास मैंने खंगाला है, पूरा कृषि का ऋषियों का द्वारा लिखा गया पूरा हमने हेरिटेज और परंपराओं को खंगाला है। कहीं भी गोबर को सड़ाने की बात नहीं है, क्योंकि गोबर को सड़ा के जब हम उसकी खाद देते हैं ना, तो हमारी बहुत सारी अवांछनीय चीजें भी उसमें जाती है, नंबर 1। और नंबर 2 कि FYM और वर्मी कंपोस्ट की जब हम बात करते हैं, तो इतना ज्यादा मात्रा में हमको गोबर को खेतों में यूज करना पड़ता है, जो कि न तो पहले फिजिबल था, क्योंकि पहले गोबर को बहुत और चीजों में भी यूज करते थे, खासतौर से फ्यूल वगैरह में, कंडे उपले बनाने में। तो अगर हम उतना सारा गोबर खेतों में ही डालते
है ना। तो डालते थे हम गोबर, परंतु उसको डालने की विधि हमारे जो स्वर्णिम काल में थी ऐसी नहीं थी कि उसको सड़ाना है, और इतनी मात्रा में भी नहीं, उसको हम एक कल्चर की तरह डालते थे। हम गोबर को सुखा करके गड्ढों में पैक कर देते थे, सुखा करके छान करके गड्ढों में पैक कर देते थे, और आवश्यकता अनुसार निकाल के एक जामन के जैसे, जैसे दही में जामन लगता है ना, कि बहुत सारा दूध होता है और उसमें थोड़ा सा जामन डालते हैं तो सारा दही बन जाता है, उस प्रकार से हम उस सूखे हुए गोबर का कल्चर के जैसे, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स होते थे, है ना, तो उस माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जमीन में कल्चर की तरीके से हम यूज करते थे। परंतु कालांतर में फिर जब हमारे यहाँ बाहर से जो एल्बर्ट हावर्ड आए, खास तौर से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के पिता कहलाते हैं, मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग के, नॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तो पिता दादा परदादा हमारा भारतवर्षी है, परंतु मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो पिता कहलाते हैं, जब से वो उनका आना हुआ और भी लोग आए, तो बाद में ये गोबर को सड़ा करके डालने की विधि, और वो इसलिए भी चल नहीं सकती, आज के परिप्रेक्ष्य में भी नहीं चल सकता। फार्म यार्ड में मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट प्योरली अगर हम अप्लाई करें तो वो फिजिबिलिटी नहीं है, इतने न तो जानवर हैं और न ही इतना हमारे पास आज लोगों के डालने की मंशा है कि वो इतना फार्म यार्ड मैन्योर बना के 10 टन 12 टन जो रिकमेंडेशंस होती हैं पोषण मिलने के लिए पौधों को, उतना डालें। तो इस प्रकार से पोषण विधि भी उस वक्त बहुत विकसित थी कि हम कैसे पोषण करें पौधों का। द्रुम रक्षा, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए नॉन केमिकल विधि अगर देखनी है तो आप पूरा वृक्षायुर्वेद पढ़ने की जरूरत है, जहां से पूरा उसका डायग्नोस्टिक से लेकर ट्रीटमेंट से लेकर के उसमें तमाम वो पौधे, कौन कौन से प्लांट मटेरियल, कौन कौन से एनिमल वेस्ट मटेरियल, और कौन कौन सी और विधियां, जैसे मैंने कल बताई थी फ्यूमिगेशन है एक विधि, अग्निहोत्र जैसे आज हम लोग पॉपुलर कहीं कहीं पर हो रही है, ज्यादा पिकअप तो नहीं करी है, परंतु उस प्रकार की बहुत सारे विधियां प्लांट प्रोटेक्शन के लिए जिसमें केमिकल्स की कोई आवश्यकता नहीं होती, उस पर रिसर्च का एक वृहद आयाम चाहिए। हर विश्वविद्यालय में, हर कृषि विश्वविद्यालय के प्लांट प्रोटेक्शन वालों को, जिन्होंने इसको अभी देखा भी नहीं है, इन विधियों को धूप मतलब सूर्य का उजाला भी नहीं मिला है मैं कहूंगी, तो ऐसी प्लांट प्रोटेक्शन जिसमें डॉक्टर नैने ने बड़ी अच्छी अच्छी कमेंट्रीज कर रखी हैं, ऐसे पौधे जिसके अंदर फंजीसाइडल प्रॉपर्टी है, ऐसे पौधे जिसके अंदर बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टी है, ऐसे पौधे जिनके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज है, उनका सबका उल्लेख वृक्षायुर्वेद में है, और उसकी मदद से हम उनको कुणप जल में भी अभी यूज कर रहे हैं उन पौधों को। तो उन पौधों से हम कैसे प्लांट प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उन विधियों से हम कैसे प्लांट प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हम कैसे वात पित्त कफ के आधार को जानकर उस पर रिसर्च करके कैसे डायग्नोस्टिक बना सकते हैं कौन सी बीमारी है और वो कैसे ठीक होगी, ये पूरा का पूरा वृक्ष आयुर्वेद में मेंशन है, जिसको कि हम लोगों ने अभी जो मॉडर्न साइंस आई है तो वो अभी उनके संज्ञान में, मॉडर्न साइंटिस्ट के संज्ञान में ये अभी नहीं आया है। तो इसको भी हमें एक पूरा विषय लेकर के, और हमने इसको सिलेबस में भी इसको इंक्लूड किया है। तो अगर सिलेबस में ये लगता है, हमारी तरफ से जो कमेटी से जो रिकमेंडेशंस गई हैं वो गई हैं, ये सारी बातें उसमें हैं, तो आएंगी तो बहुत ही सामयिक होंगी मैं कहूँगी। और इसके अलावा वृक्ष आयुर्वेद में ऐसे सिद्धांतों का पूरा विवेचना है कि क्राइटेरिया अडॉप्टेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्लांट डिजीज बेस्ड ऑन पंचभूतिका एंड त्रिदोषा थ्योरी ऑफ आयुर्वेदा। तो जो आयुर्वेद की थ्योरी है ना, वो पंच महाभूत, क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो ये पांचों जो हमारे पंच महाभूत हैं, इनके डिसबैलेंस से, मतलब उन्होंने ना रूट कॉज पर प्रहार किया है कि जो मेन जहां पर हमें हिट करना चाहिए कि हमारे पंच महाभूत बैलेंस में रहें, हमारी त्रिदोष की थ्योरी जो वात पित्त कफ की है, और ये जो आयुर्वेद का जो बेसिक सिद्धांत है, इसको हम पौधों पर किस प्रकार से लागू करके और डायग्नोसिस कर सकते हैं डिजीजेस की, कि कौन सी डिजीज है और इसको हम कैसे निदान कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया अडॉप्टेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्लांट डिजीजेस बेस्ड ऑन पंचभूतिका एंड त्रिदोष थ्योरी ऑफ आयुर्वेदा, तो इसको पढ़ने की भी इसको सबको बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा तरु चिकित्सा, इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट, आजकल हम बहुत
बायोपेस्टिसाइड और उससे मेडिसिन निकालना, ये सब कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां भी इस पर आ गई हैं, परंतु वहां पर भी उल्लेख है कि तरु चिकित्सा हम कैसे करें। उसके बाद आप देखिए कितना एडवांस मैं समझती हूँ हमारा प्लांट साइंस था, जिसमें कि हमारे जो अग्रज थे फिलोसोफर ऋषि मुनि, उन्होंने निवासन्ना थरु शुभ अशुभ लक्षणम, कि हम निवास के जो हमारा स्थान है उसमें हम चारों ओर कौन से पेड़ लगाएं, कौन से नहीं लगाएं, कौन से में से पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव एनर्जी, उस एडवांस लेवल पर उनकी सोच गई थी कि कौन पौधे जो है वो एक जीवित चीज है, ये तो हम भी जानते हैं, परंतु वो जो पौधे हैं, ये हमारे आचार्य जगदीश चंद्र बोस जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए इंटरनेशनल लेवल पर, उन्होंने इस बात को थोड़ा समझा था, उसको क्वांटिफाई भी किया था, नापा भी था कि हमारे पौधे हमारी ही तरह जीवित हैं और वो भी संवेदना रखते हैं और हमारे जो व्यवहार होता है उससे भी प्रभावित होते हैं पौधे, उनसे भी पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी का संचार होता है। तो कौन से पौधे हम उन सारी बातों को लेकर के हम कौन से पौधे अपने घर के चारों ओर लगाएं, कितनी दूरी पर लगाएं, कौन से न लगाएं, तो ये सारी बातें। तरु महिमा और पेड़ों की बहुत महिमा वृक्ष आयुर्वेद में की गई है, और क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि पेड़ों का, वृक्षों का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, वृक्षों को बहुत महत्व है हमारे जीवन में। फिर उसके बाद अगला जो टेक्नोलॉजी थी वो थी उपवन प्रक्रिया, माने कि लैंडस्केपिंग, गार्डनिंग। न केवल उन्होंने खाद्यान्नों की और भरण पोषण की बात करी, परंतु प्लेजर गार्डन भी बनाए। तो उपवन विनोद जो उन्होंने डॉक्यूमेंट लिखा, तो उपवन विनोद में लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग, उपवन प्रक्रिया, उसके बारे में पूरा साइंस है। और लास्ट में जो मैंने कल आपको बताना चाह रही थी कि चित्तीकरणम या द्रुम विचित्रीकरणम, दो नाम है, चित्तीकरणम और द्रुम विचित्रीकरणम। तो इसमें एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हम इसे कह सकते हैं। तो उस वक्त में कैसे म्यूटाजेनेसिस, और वो पूरी ऑर्गेनिक, उसमें किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, उसमें उस पौधों के और जानवरों के अवशेषों का और पौधों का इस्तेमाल किया, जिनके अंदर वो एजेंट पाए जाते हैं जो पौधे के अंदर विचित्रता पैदा कर देते हैं, म्यूटेशन ले आते हैं। तो उन ऐसे पौधों को चयन करना और उससे रेसिपी बना करके उपचार देना पौधों को, है ना। किन्हीं पौधों में ऐसे गुण होते हैं जो कि हमारे पौधों की संरचना में परिवर्तन ले आते हैं, जैसे किसी पौधे की पत्तियों में, किसी की जड़ों में, किसी के फलों में, किसी के, तो वो उनको कलेक्ट करना, उनको प्रोसेस करना, फिर प्रोडक्ट बना करके दूसरे पौधों में इस्तेमाल करके उनके अंदर विचित्रता पैदा कर देना। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हम कई कलर की कपास पैदा कर सकते हैं। तो ये विचित्रता कैसे आई कि हम लाल कपास पैदा करें, हम हरी कपास पैदा करें, हम नीली कपास पैदा करें। तो ये हमारे कुछ ऐसे पौधे हमारे ही पास में हैं जिनका कि वृक्ष आयुर्वेद में वर्णन है कि उनसे हम, उनके अंदर कुछ ऐसे एजेंट, म्यूटाजेनिक एजेंट पाए जाते हैं जो कि पौधों में विचित्रता पैदा कर देते हैं। तो उसको कहा द्रुम विचित्रीकरणम या चित्तीकरणम, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। इसके अलावा डकार गालम अलग टेक्नोलॉजी थी। डकार गालम वो टेक्नोलॉजी थी जिससे पानी के स्रोतों का पता लगाया जाता था। वो बहुत सारे इंडिकेटर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, कोई छोटे छोटे इंडिकेटर, जैसे चींटियों का आना जाना, या पक्षी किस प्रकार से बोलने लगते हैं, या कोई कोई विशेष पौधे वहां बढ़ने लगते हैं, वो पाए जाते हैं, या जो आपका ये दीमक ये बना देती, बाम्बी बना देती हैं, चींटियां बाम्बी बना, और ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स उन्होंने आइडेंटिफाई करके उसमें रखे हुए हैं कि जो हम ये पता कर सकते हैं कि पानी का स्रोत कहाँ पर है, ग्राउंड वाटर कहाँ पर है और किस लेवल पर है। तो डकार गालम, तो इस प्रकार ये सारी टेक्नोलॉजी सब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, नेचुरल एग्रीकल्चर, हम कोई भी इसको शब्द का जामा दे दें, वृक्ष आयुर्वेद आधारित नेचुरल फार्मिंग या वृक्ष आयुर्वेद आधारित ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम कुछ भी कह दें, परंतु ये विधियों को हमें फिर से उकेरने की ये जरूरत है। और वर्तमान में ये लोकप्रिय हो रही है,
किसानों के बीच में, थोड़ा थोड़ा कहीं भी किसानों के बीच में ये आ रही है, और इसका आवाज, इसका हम सब सुन रहे हैं। गवर्नमेंट में बहुत पैसा भी एलोकेट हो रहा है, गवर्नमेंट भी सचेत हो गई है कि हाँ, ये हमारी ऑर्गेनिक विधियां थी और इनको हमें अभी ऊपर लाना है, जो हमारी थी अपनी, इनको हमें लाना है। तो इसमें केरल में बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं स्वयं केरल गई थी, वहां पर सब्जियों में, फलों में और चावल खास तौर से, हाँ, जो बहुत सुंदर वृक्ष आयुर्वेद ये काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत लेवल पर काम हो रहा है। बहुत जबरदस्त सपोर्ट है गवर्नमेंट का कि ये वृक्ष आयुर्वेद आधारित खेती, तो उसमें थोड़े से हम आपको आज पिक्चर्स भी दिखाएंगे वहां के। और इसके अतिरिक्त, और यहाँ पर एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन का जो केरल चैप्टर है वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें, और गवर्नमेंट भी बहुत सहयोगी बनी हुई है। इसके अलावा एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन ने वृक्ष आयुर्वेद को चाय के बगानों में, उस टेक्नोलॉजी को बहुत ही खूबसूरत ढंग से उसको प्रयोग किया और उसके बहुत सुंदर परिणाम मिले। दार्जिलिंग में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमी बंगाल में इन बहुत सारे फार्मर्स के ग्रुप्स ने और संस्थाओं ने चाय को पूरा ऑर्गेनिक बना दिया, क्योंकि चाय एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत कीड़े बीमारी लगते हैं और बहुतायत से केमिकल्स का प्रयोग होता है। तो ये वृक्ष आयुर्वेद के उपयोग के आधार से वो चाय बिल्कुल ऑर्गेनिक हो गई। और बहुत खुशी की बात ये रही कि जब हम आज मॉडर्न विधि से भी ऑर्गेनिक करते हैं चाय को, तो जो उसमें पहले से दवाइयाँ और कीटनाशक उपयोग हो रहे थे, या जो जमीनों में जो फर्टिलाइजर उपयोग हो रहे थे, उसके कारण चाय में जो रेजिड्यू आता है, जो उसमें अवशेष पदार्थ रह जाते हैं उनके, उसको जाने में 4, 5, 6 साल लग जाता है। परंतु जब वृक्ष आयुर्वेद की विधियां अपनाई गई तो एक ही साल में सारा रेजिड्यू खत्म हो गया उसका। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो दार्जिलिंग, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारी चाय जो है वो इंडस्ट्रीज जो है ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन करने लगी और बहुत अच्छा मुनाफा कमाने लगी। अब हम उन प्रयोगों की बात करेंगे जो हम अपने विश्वविद्यालय में हमने वैलिडेशन करने का प्रयास किया, और बहुत सारे बच्चों ने इस पर काम किया और इस वक्त भी कर रहे हैं, लगातार उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो विश्वविद्यालय ने एक जो है ग्रुप भी बनाया है, जो कि नेचुरल फार्मिंग की ग्रुप है और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे काम को मैं अभी आप लोगों को थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगी। ये देखिए, इसमें भले सारे वैज्ञानिक हमारे उस दिन सम्मिलित नहीं हो पाए थे, ये हमारी रिसर्च टीम है जो कि विद्यार्थियों के माध्यम से, क्योंकि मैंने कहा ना, जब तक इसमें शोध नहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमें आज वर्तमान परिस्थितियों में उस नॉलेज को वैलिडेट करना है। वैसे तो ऋषि सुरपाल ने कहा है कि मैंने ये सारी चीजें आजमा के तब मैं इस डॉक्यूमेंट को लिख रहा हूं, परंतु फिर भी वो 1000 बरस पुरानी बात थी, तो वो आज की परिस्थितियों में, आज के परिप्रेक्ष्य में वो कहाँ पर ठहरती हैं, कितना प्रमाणित होती हैं, ये हम वैज्ञानिकों का एक, मैं समझती हूँ, मूल धर्म है इस समय। तो ये हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज का लॉन का सीन है, जो मैंने कल आपको बताया था कि हमने एक ऋषि पराशर की एक प्रतिमा को हमने वहां पर डोनेट किया पर्सनली, कि ऋषि के बारे में, ऋषि कृषि के बारे में लोगों का, थोड़ा बच्चों का, मेरा भाव केवल इस प्रतिमा को दान करने के लिए यही था कि एक भाव जागृत हो। कम से कम इसके जो चारों ओर जो ऋषि बैठे हैं उसके नीचे एक चारों ओर पत्थर लगे हैं, और उन पत्थरों में पूरा विषय वस्तु है कृषि पाराशर। ऋषि पाराशर ने जो किताब लिखी वो कृषि पाराशर, उसका पूरा विषय वस्तु हमने लिखा है कि इस किताब में क्या क्या कवर होता है। तो उससे एक पता चलता है कि हम कितनी, हमारी कृषि एडवांस थी, कितना सोच हमारे ऋषि मुनियों का, बहुत अच्छे प्रोजेक्शंस थे और सोच था कि हजारों सालों तक भी इस विधि से खेती करते रहो तो कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेस को लेकर, सस्टेनेबिलिटी को लेकर, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर को लेकर, फूड की जो सेफ्टी है उसको लेकर कोई समस्या आने वाली नहीं है। ऐसी विधियों का उन्होंने उसमें वर्णन किया। तो ये टीम है, इसमें सभी लोग नहीं है, परंतु
हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, तो इन सभी लोगों ने अपने विद्यार्थियों के माध्यम से किसानों के मध्य जाकर के भी थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया है। और खास हम लोगों ने अभी हर्बल कुणप जल पर काम करना शुरू किया है। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें ये हमारा एक रिसर्च का फील्ड है यहाँ पर, जिसको हम नॉर्मन ई बोरलॉग फसल अनुसंधान केंद्र कहते हैं पंतनगर का। तो इसमें जो किण्वित तरल फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स जो हमारे ऋषियों की देन है, तो उसका हमने प्रयोग किया। और इसमें हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया, वो हम आपको अभी डिस्कस करते हैं। कि पहले तो ये मूंग की एक फसल ली, 2018 में ये काम हुआ था। तो 2018 में पहले हमने शुरुआत मूंग की फसल से की। तो इसके अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऑर्गेनिक खेती या नेचुरल खेती जब हम करते हैं, तो हम अगर उन प्रोटोकॉल्स को संपूर्ण रीति फॉलो नहीं करेंगे तो हमको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। और इस पूरी विधा में कहीं भी कोई केमिकल का इंटरवेंशन नहीं है। तो ये जो हमारी अपनी पुरानी विधि थी, अभी जो नेचुरल फार्मिंग है उसके प्रोटोकॉल थोड़े फर्क हैं, परंतु जो हमारी ऋषि मुनियों की बताई हुई जो नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग कुछ भी आप कहें, तो उस विधि से हमने काम यहाँ पर किया। वृक्षायुर्वेद आधारित हमने तरल किण्वित बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया। तो ये मूंग की फसल आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ मल्चिंग भी आपको दिख रही है। मल्चिंग का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऋषि कश्यप ने मल्चिंग का शुरुआत में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर हम मल्चिंग का देखें तो ऋषि कश्यप ने उसमें उद्धृत किया है। जब हम ये मल्च डालते हैं तो उसमें हमें हमेशा एक कॉम्बिनेशन डालना चाहिए कि 50% हमारा स्ट्रॉ मटेरियल जो है वो दलहनी फसलों का हो और 50% हमारा जो धान गेहूं है ऐसे फसलों का हो, सीरियल्स का हो, और तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है। तो ये मूंग की फसल आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने वही किण्वित जिसको हम हर्बल कुणप जल कह रहे हैं उसका उपयोग किया। और हमने दोनों प्रकार की देसी और जो हमारी इम्प्रूव्ड वैरायटी है, इन दोनों प्रकार की फसल, ये हमारी इम्प्रूव्ड है और ये देसी है, तो इस पर दोनों प्रकार के हमने वैरायटीज को इसमें लिया। और उपज भी हमारी, क्योंकि उस समय जिस लिया था ये तो बहुत ज्यादा बरसात का समस्या आ गई थी और समहाउ ये जो खेत है ये बहुत अच्छा लेवल नहीं था, तो पानी कहीं भर जा रहा था, कहीं वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जा रही थी। तो इसमें स्ट्रेस सहन करने की क्षमता जो है वो देसी में ज्यादा होती है। और हमारा जो देसी का प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली बेटर आया था, ये जो बाद में जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है। लेकिन हाँ, अगर पानी की समस्या नहीं होती तो शायद रिजल्ट और भी अच्छे आ सकते थे। फिर भी हमारी अच्छे रिजल्ट आ गए थे। और ये मूंग की क्रॉप देख रहे हैं। इसके बाद मूंग की क्रॉप को काटने के बाद हमने इस पर ये मॉडल एक छोटा सा लगाया था, जिसमें क्योंकि जब हम नेचुरल फार्मिंग की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो हमारी जो डाइवर्सिटी है वो सबसे बड़ा और सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि वहां पर विविधता होनी चाहिए। मोनोक्रॉपिंग एक प्रकार की हिंसा है जमीन के लिए, क्योंकि उससे लॉन्ग रन में कीड़ों को लेके, बीमारियों को लेके, बायोडाइवर्सिटी को लेकर के इतनी समस्याएं आती हैं मोनोक्रॉपिंग में, जो कि हम आज देख ही रहे हैं। और तो इस प्रकार हमने ये जो मॉडल बनाया उसमें हमने 5 फसलें इकट्ठे ली। 5 फसलों में आपको जो दिखाई दे रही है इस समय ये चने की फसल आप देख रहे हैं और दोनों तरफ ये गेहूं की है। और ये हमने इसमें सब में वही किण्वित लिक्विड फर्टिलाइजर का उपयोग किया। कोई भी इस प्रकार का केमिकल या कोई भी किसी प्रकार का केमिकल इसमें यूज नहीं किया। तो आपको ये गेहूं के बीच में चना दिख रहा है, 2-2 लाइनें, 3 लाइनें गेहूं की थी और बीच में 2 लाइन यह जो चना बोया गया है। और इसको इसके फील्ड के आजू बाजू अभी हम आपको आगे दिखा रहे हैं, गेहूं के भी फिर बाहर की तरफ मेथी लगाई गई थी इस मॉडल में, क्योंकि मेथी की हमने ऑर्गेनिक मेथी करके वो सब्जी के रूप में उसको सेल भी किया गया था कि ऑर्गेनिक मेथी उगी है। तो वो मेथी, क्योंकि उससे भी हमको बहुत सारा नाइट्रोजन, जो क्योंकि लेग्यूमिनेसी क्रॉप है तो पल्स को इनकॉर्पोरेट करना गेहूं के साथ में मेथी से और सपोर्ट करना। तो इस प्रकार हमें, इसीलिए मैं कहती हूँ कि नेचुरल फार्मिंग कोई इतनी सरल विधा नहीं है। इसकी अगर हम बजटिंग करें पूरा, हमें अपने वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है उसको हम ज्यादा से ज्यादा जमीन में कैसे खींचे,
ये इसका दर्शन है कि हम उस नाइट्रोजन को जो फ्री में हमें उपलब्ध है 78% वायुमंडल में, उसको हम कैसे जमीन के अंदर इनकॉर्पोरेट करें और फिर उसको कैसे संजो के रखें। तो ये इसमें है इस मॉडल में। तो 3 फसल ये हो गई, गेहूं, चना और मेथी। और उसके बाद हमने इसमें, क्योंकि ये गेंदे की फसल, हमने चारों ओर इसके गेंदे की फसल लगाई और इसके मिर्चा की फसल लगाई। तो इस प्रकार एक ही समय में एक ही खेत में हमने 5 फसल लगाई थी। मुख्य खेत में तो हमने गेहूं, चना और मेथी लगाई, और बॉर्डर फसल के रूप में हमने ये गेंदा और मिर्ची लगाई। और मैंने जब ये मॉडल में इस फूलों की परफॉर्मेंस को देखा, तो ऐसे फूल जो है मैंने पहले कभी देखे ही नहीं। इतने सुंदर बड़े इनका आकार, और एक एक पेड़ में सैकड़ों फूल की। वो पेड़ भी ना कभी अपने भार को भी सहन करने में मुश्किल हो रहा था, तो हमको उसमें काफी डंडे वंडे भी लगाने पड़े। तो बहुत सुंदर जो है इस प्रकार ये फूल भी हुए थे। तो 5 फसल एक साथ लगाई थी। और ये आप देख रहे हैं मेथी दिख रही है। और ये हमारे कुछ जो वृक्ष आयुर्वेद आधारित कंकॉक्शंस हैं, जो हमारे प्लांट प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, जो हर्बल कुणप जल के लिए चाहिए, तो वो हमारी एक वहां पर छोटी सी हमने फील्ड लैब बनाई है CRC में, क्रॉप रिसर्च सेंटर में। तो वो ये बना रहे हैं हमारे लोग। और ये आप फिर से उस फील्ड का व्यू देख सकते हैं कि गेहूं के साथ चना, और ये हमारा छिड़काव हो रहा है उन किण्वित तरल द्रव्यों का। और हमारे प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारी प्रिपरेशंस हमने बनानी पड़ती हैं। तो ये सारी प्रिपरेशन इतनी सहज और सरल और लो कॉस्ट हैं कि जो चारों ओर हमारे सामान फार्मर के पास घर में उपलब्ध होते ही हैं। तो हम जो कीटनाशी छिड़कें उनकी जगह हमें इनका छिड़काव करना चाहिए प्लांट प्रोटेक्शन का। लेकिन फिर यहाँ एक वर्ड लेकिन मैं अंडरलाइन करूंगी, इस पर R&D की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमको स्थान विशेष, सीजन विशेष, फसल विशेष, सबके लिए अलग अलग प्रकार का डिजाइन करना होगा। हाँ, कि कितना हमें कौन सी पत्तियों का यूज करना है, कितनी मात्रा में डालना है। तो R&D इसके लिए चाहिए। ये नहीं कि हमने केवल कुछ पत्तियां पानी में नीम की घोली और ये सब में काम कर जाएगा एक साथ, नहीं। कहीं काम करता है, कहीं नहीं करता है। तो लेकिन हमें उसका कॉम्बिनेशन, 2-4 प्रकार की पत्तियों का कॉम्बिनेशन, जैसे अभी हमने मदार की पत्ती देखी, हम उसको लेते, वो सारी पत्तियां अगर हम थंब रूल देखें, वो सारी पत्तियां जिनको गाय नहीं खाती है, उन सब में कोई ना कोई प्रॉपर्टी पौधों को सुरक्षित रखने की होती है, चाहे वो कीड़ों से सुरक्षित रखे, बीमारियों से सुरक्षित रखे। और तो उनको हमको पहचानना, उन पर प्रयोग करना, उनकी कंसंट्रेशन पर प्रयोग करना, उनके कॉम्बिनेशन पर प्रयोग करना। तो ये सारी R&D छुपी हुई है जो कि वृक्ष आयुर्वेद में है। तो इसमें हमारे लगे हुए हैं, पैथोलॉजिस्ट भी लगे हैं हमारी टीम के, हमारे एंटोमोलॉजिस्ट भी उस पर काम कर रहे हैं, सॉइल साइंटिस्ट भी हमारी टीम में हैं, हमारी टीम में बायोलॉजिकल साइंटिस्ट भी हैं जो माइक्रोब्स पे भी काम कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं। तो इस प्रकार एक पूरी टीम, और मैं तो कहूंगी हर विश्वविद्यालय में ये जब वृक्ष आयुर्वेद आधारित खेती की एक विंग ही बने, और विंग क्या, उसकी परिकल्पना कॉलेज और डिपार्टमेंट से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक जा सकती है। और मेरी तो ऐसी परिकल्पना है। मैं हर वक्त इस पर चिंतन मंथन करती हूँ कि किस प्रकार से ये वृक्ष आयुर्वेद जो है हमें विषमुक्त भोजन दे सकता है, बिना प्रोडक्टिविटी से कॉम्प्रोमाइज किए। प्रोडक्टिविटी से हमें कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको इतनी पॉपुलेशन का भी भरण पोषण करना है। लेकिन जो मैंने बताया ना, लिक्विड फर्मेंटेड फर्टिलाइजर के अंदर वो कुव्वत है। और उसके बाद हमारे जो और नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हम अपनी पूरी 78% नाइट्रोजन जो हमको वायुमंडल में मिली है, इसको हम जमीन में ज्यादा कैसे किस प्रकार से हम खींच के सहेज के रख सकते हैं, कैसे हम अपनी जमीन की जो मॉइस्चर है उसको कंजर्व कर सकते हैं। बहुत सारी विधियां सब वृक्ष आयुर्वेद में डिस्कस की हुई हैं। तो वो नमी को कैसे कंजर्व करें, हम अपनी बीमारियों को कैसे रोकें, कैसे पोषण हम पौधों को दें, तो ये सब संभव है। परंतु इसके लिए R&D का बहुत बड़ा बैकअप चाहिए।
ये आप देख सकते हैं, ये गेंदे के फूल भी इस समय दिखाई दे रहे हैं चारों ओर, और गेहूं की फसल ये पूरी पक गई है इस समय। ये हमारे जो एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन के ये चेयरमैन डॉक्टर SPS बेनीवाल, जो कि डॉक्टर नैने के स्टूडेंट रहे। डॉक्टर नैने के स्टूडेंट, पंतनगर में इन्होंने पढ़ा, PhD इन्होंने बाहर से करी, परंतु MSc जो है इन्होंने डॉक्टर नैने के देख रेख में करी। और इस समय वर्तमान में मैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में सेवाएं दे रही हूं, और ये जो है वहां पर चेयरमैन है एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन के, परंतु इनका प्रवास मेरठ में रहता है, तो कभी कभी आते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। तो ये एक फील्ड है जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं, जिसमें कुणप जल का, ये कुणप जल का वो फील्ड है धान का। तो आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी क्रॉप है ना। तो धान में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स, और धान में मैं पिछले 4 साल से लगातार काम कर रही हूँ कुणप जल के, हर्बल कुणप जल का उपयोग करके धान की पैदावार में कई प्रदर्शन, हर साल 2-3 प्रदर्शन लगा रही हूँ। इस वर्ष भी मेरे 2 विद्यार्थी उस पर शोध का कार्य शुरू करने का अभी तैयारी कर रहे हैं हम लोग, कि किस प्रकार से हम और उसको आगे बढ़ाएं, है ना। तो अभी तो हमने उपज पर देखा, फिर हम क्वालिटी पर, सॉइल क्वालिटी पर, हर चीज पर उसका रिस्पांस देखेंगे और डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो ये अलग अलग वर्षों की ये देख रहे हैं आप कुणप जल, और इसमें फिर हमने, जैसे हम 20 टन FYM डालते थे, तो हम देखिए अभी 1.5 टन डाला है केवल इसमें, 10 टन 15 टन की बात नहीं है। तो घन जीवामृत डाला है, घन जीवामृत जो हमने कहा ना, गोबर को सुखा करके उसको एनरिच करने की बात, तो एक प्रिपरेशन ये भी है ना। कुणप जल डाला, उसमें मिला के, उसके बिना, कई कॉम्बिनेशन अलग अलग प्रकार से हमने समय प्रति समय, ये हमारे सब कुछ क्रॉप रिसर्च सेंटर पंतनगर में ये डिमॉन्स्ट्रेशंस हमने लगाए, क्योंकि ICAR और नीति आयोग का आदेश आया कि भाई यूनिवर्सिटीज इस तरीके के काम करें, तब हमारी यूनिवर्सिटी ने इस प्रकार का डायरेक्शन दिया और हमने ये काम शुरू किया। हमको जिम्मेदारी दी कि भी आप इसको काम को करें, तो हमने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि हमको भी बहुत पैशन है इस काम का। तो ये इस प्रकार के कुछ वहां पर धान की फसल पर ये ट्रायल लगे। ये आप देख सकते हैं तुलसी की फसल है, तो ये मेरा एक विद्यार्थी है, उसने कुणप जल पर, हर्बल कुणप जल से तुलसी के ऊपर काम किया, तो ये बड़े अच्छे उसके भी रिजल्ट्स आए, और इसका तो पेपर भी पब्लिश हो गया है एक अच्छी जर्नल में, बहुत अच्छे जर्नल में इसका एक पेपर पब्लिश हो गया है। तो ये तुलसी पर काम है हर्बल कुणप जल से। ये तुलसी का खेत आप देख रहे हैं, किसी भी प्रकार का इसमें और कुछ भी फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं पड़ा है, बहुत अच्छा फसल आया था। ये देखिए कुछ हमारे बच्चे जो हर्बल कुणप जल स्टूडेंट है, हमारी ये CRC में लैब है, तो छोटा सा एक फील्ड लैब बनाया है। और एक भारत सरकार का जो क्लाइमेट चेंज और एक मंत्रालय है, क्लाइमेट चेंज और पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो उस मंत्रालय ने, भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एक परियोजना हमको दी, खास उत्तराखंड के लिए थी, और उसमें भी डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, क्योंकि वहां पर एक शिशूण घास होती है, आप लोग शायद जो पहाड़ से हो जानते होंगे, बिच्छू घास कहते हैं उसको, जो कि आप छू भी नहीं सकते हैं। देख रहे हैं आप जो लोग इसको, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने ग्लव्स पहन रखे हैं बड़े बड़े ये हाथ में। इस घास को आप छू भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जरा सा छूने से पूरा बदन आपका झंझनाने लगता है, और थोड़ा पीड़ादायक भी बहुत होता है, और काफी देर तक उसका असर रहता है, क्योंकि उसमें एक फॉर्मिक एसिड बनता है, वो चला जाता है अंदर, तो उससे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन ये बहुतायत से वहां पर एक खरपतवार के रूप में है, तो इसका यूज करके हमने, और इसका अन्य खरपतवारों के साथ यूज करके, और बाकी बहुत सारी और चीजें जितनी आपको दिखाई अभी हर्बल कुणप जल में, वो सारी चीजें ये यूज करते हुए हमने ये अलग अलग प्रकार के कुणप जल बनाए, और इनका उपयोग हमने कई फसलों में अपने विद्यार्थियों के माध्यम से, इसमें MSc और PhD की थीसिस कराई, जिसके सब नाम हमारे पास हैं, अच्छे रिजल्ट हैं। लेकिन अभी इस रिसर्च को और सघनीकरण करने की आवश्यकता है, हम और इंटेंसिफाई करें इस रिसर्च को। तो ये हमारे बच्चे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लैब वर्क, उसमें कितने माइक्रोब्स हैं कुणप जल में, हर्बल कुणप जल में, कैसे उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, कैसे उसकी गुणवत्ता कितने दिनों में कम हो जाती है, कब तक हमें उसे यूज कर लेना चाहिए, इस प्रकार ये सारा लैब वर्क वहाँ चल रहा है। ये आप देखिए फिर से धान का फसल का ये खेत है, जिसमें हमने हर्बल कुणप जल का इस्तेमाल किया है।
ये अब आप देखिए एक मॉडल हमने अभी, वही जो मैंने कहा हमें भारत सरकार से परियोजना मिली है, तो ये हमने एक मॉडल खड़ा किया क्रॉप रिसर्च सेंटर में, जिसमें कि कई फसलें, क्योंकि वही है कि जब तक हम डाइवर्सिटी और विविधता का सिद्धांत नहीं लाएंगे तो वो हमारी जो नेचुरल खेती या ऑर्गेनिक खेती, इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला सिद्धांत ही है उसमें खेती में डाइवर्सिटी, क्योंकि डाइवर्सिटी से आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कई प्रकार के कीड़े बीमारियों का बैलेंस हो जाता है। कई प्रकार के कीड़े बीमारी जो पहले आते थे वो उस इकोलॉजी में आएंगे ही नहीं। तो ये एक इकोलॉजिकल अप्रोच है, आप पूरी इकोलॉजी को अपने वश में करते हैं और उस प्रकार से धीरे 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 ये यहाँ पर ये एक प्रकार से हानिकारक कीड़ों से मुक्त हो जाएगा, कि बीमारियों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें एक तरह से कहिए आप स्पीड ब्रेकर्स डालते हैं, जैसे कोई बीमारी को फैलने के लिए स्पीड ब्रेकर्स। तो इसमें आप देख रहे हैं ये भिंडी की फसल भी लगाई है, तो बीच में मेड़ों पर हमने बैगन की फसल लगाई है, बैगन के पेड़ लगाए, फिर तुलसी की फसल है, फिर धान की फसल है, इसके अलावा हमने एक सोयाबीन भी इसमें लगाई थी, वो अभी दिख नहीं रही है इसमें। तो ये मॉडल खड़ा किया था, ये हमारे डायरेक्टर रिसर्च हैं और ये बाकी के वैज्ञानिक हैं, तो ये इस पर विजिट रखा था एक दिन, तो आए थे। तो ये एक प्रकार का मॉडल पूरा हमने खड़ा किया, तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि इसमें अभी गहन शोध की आवश्यकता है। बिना गहन शोध के ये चीजें फिर से एक डिब्बे में बंद हो जाएंगी। जो अभी उभर के आ रही हैं, लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं, लेकिन कोई अवस्था ऐसे आ सकती है कि हमें बड़ी इसमें चॉइसेस चाहिए। कोई हम एक चीज से, हमने एक कंकॉक्शन बना लिया, मान लीजिए, हम उसको सभी जगह नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इकोलॉजिकल बेस्ड फार्मिंग है। अब यूरिया है, जैसे मान लीजिए यूरिया तो हम सब जगह देंगे तो उसमें 46% नाइट्रोजन है, हमें पता है, वो सब जगह हम पूरे विश्व के लिए एक जैसा है। परंतु जो नेचुरल चीजें होती हैं वो नहीं होती हैं एक जैसी, वो समय काल खंड के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसकी क्वालिटी में परिवर्तन होता रहता है। तो हमें वो हर क्षेत्र के लिए इकोलॉजी, हर इकोलॉजी के लिए अलग पैकेज देना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। एक चीज से हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और फिर जब ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम सोचते हैं कि वो टेक्नोलॉजी बेकार है। टेक्नोलॉजी बेकार नहीं है, लेकिन बड़ी विजडम चाहिए, उसमें बड़ा डेडिकेशन चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या है, ये सब कल्याणकारी है। हम जो भी इसमें से टेक्नोलॉजी स्टैंडर्डाइज करेंगे वो हमारी लॉन्ग रन सस्टेनेबल, रीजेनरेटिव और हमारी सेफ्टी के लिए, फूड सेफ्टी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, और हमारी, मैं कहूंगी, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी अगर हम देखें आने वाले समय में, धीरे धीरे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी इसमें अच्छा होता है, क्योंकि किसान को इसमें खर्च कम करना पड़ता है। उसका जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम करना ही एकमात्र उपाय है कि किसान का नेट प्रॉफिट बनाना। तो इसमें इनपुट के लिए बाजार में पैर डालना ही नहीं है। एक कहावत है कि किसान वहीं ग्रो कर पाता है जहां पर उसका पैर खेत में होता है। आज क्या है, किसान का पैर खेत में है ही नहीं। उसको बीज खरीदना है तो मार्केट जाए, खाद खरीदनी है तो मार्केट जाए, इंसेक्टिसाइड खरीदना है तो मार्केट जाए, पेस्टिसाइड खरीदना है तो मार्केट, हर वक्त तो वो मार्केट ही मार्केट घूमता रहता है। तो वो फिर उसका नेट प्रॉफिट आएगा कहाँ से? परंतु जो वृक्ष आयुर्वेद आधारित जो हमारे कंकॉक्शंस हैं, चाहे पोषण के लिए चाहे प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, तो वो उसमें सारी चीजें वो खुद स्वयं घर पर अपने, क्योंकि छोटी जोत है, छोटे किसान हैं, उनका फैमिली लेबर भी काम में इसमें आएगा। तो वो सारी बातों को एक साथ संजोते हुए इंटीग्रेटेड रूप से जब हम इस प्रकार की खेती करेंगे, और कर रहे हैं, बहुत प्रदेशों में सैकड़ों की संख्या में मॉडल्स इस समय खड़े हो चुके हैं, तो धीरे धीरे जागृति आ रही है। तो हम उसमें सेफ एग्रीकल्चर कर सकते हैं, सेफ एग्रीकल्चर, सेफ फूड, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस दशा से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी सेफ रहेंगे, हमारा वायुमंडल सेफ रहेगा, हम सेफ रहेंगे, और हमारा ये जो अर्थ प्लैनेट खतरे में आया है इसकी भी सेफ्टी इसी में सुनिश्चित है। तो ये मॉडल एक हमने वहाँ छोटा सा लगाया था, ये आप देख रहे हैं। इतना जो हम कंकॉक्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कीड़े रेपल होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं प्रकोप दिखाई देता है। मैंने कहा ना, इसमें R&D की जरूरत है।
तो हमको और परिष्कृत करना पड़ेगा कि जो हमने छिड़का हम उसको, और जैसे हम केमिकल में करते हैं, आज हम एक दवा डालते हैं, थोड़े दिनों में वो नाकाम हो जाती है, कीड़े उसको पचा लेते हैं, नेचुरल सिलेक्शन होता है कीड़ों में, और कुछ कीड़े बच जाते हैं दवा छिड़कने के बाद भी, और फिर उनकी संतति जो बनती है वो उस दवा से धीरे धीरे उनके ऊपर वो दवा बेअसर हो जाती है, फिर हम दूसरी बनाते हैं, फिर हम तीसरी बनाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल आते आते हमारे केमिकल्स को पचाते जा रहे हैं ये कीड़े, वो बलवान होते जा रहे हैं कीड़े। तो उसमें भी हमें रिसर्च की जरूरत होती है। उसी प्रकार हमें नेचुरल फार्मिंग में इकोलॉजिकल बेस्ड रिसर्च करनी ही करनी पड़ेगी, लेकिन ये रिसर्च हमारी क्या होगी, सस्टेनेबल होगी, हमारी ये रिसर्च सस्टेनेबल होगी, और किसी भी प्रकार का न हमको नुकसान, हमारे शरीर को नुकसान, न प्रकृति को नुकसान, क्योंकि हमने प्रकृति का बहुत शोषण किया है। दोहन तो ठीक है, दोहन तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति हमारी सेवा के लिए बनी है, प्रकृति हमारी सेवा के लिए बनी है, तो दोहन तो हम करें, परंतु शोषण ना करें। शोषण क्या किया है हमने, उसको बिल्कुल जहरीला बना दिया है। अब जब प्रकृति को जहरीला बना दिया तो हम सेफ रह ही नहीं सकते हैं, है ना। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर ये इस प्रकार के स्टैंड भी खड़े कर रखे हैं अपने मॉडल में। यहाँ पर बहुत प्रकार के मांसाहारी पक्षी, कीड़े और ये सब आते हैं, जो कि सीधे कीड़े जमीन में क्या कीड़े हैं उनको खाते हैं। तो बहुत सारे इस प्रकार के कंट्रोल इंटीग्रेटेड अप्रोच से हमको करने पड़ेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये सारी टीम बहुत क्लोजली, बड़ी सूक्ष्मता से फसलों का निरीक्षण कर रही है। ये हमारे डायरेक्टर रिसर्च हैं डॉक्टर नयन, ये बाकी हमारे संगी साथी वैज्ञानिक साथी हैं। तो ये तुलसी की फसल आप देख रहे हैं कितनी सुंदर, ये वृक्ष आयुर्वेद के आधार से, ये धान की फसल, इतनी बढ़िया धान की फसल, हमने बासमती धान भी लिया, मोटा धान भी लिया, तो हर प्रकार के धान में, और चारों ओर आप ये देख रहे हैं हमने ढैंचा लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी ना हमारा जो रिसर्च फील्ड है और जो हमको स्थान मिला है, वहां पर से जंगली जानवरों का बड़ा अटैक हो जा रहा था। तो हमने अपने पूरे इसको, और दूसरा कारण ये भी कि इसको थोड़ा आइसोलेट करना चाहते थे, क्योंकि जो हमारा क्रॉप रिसर्च सेंटर है उसमें तो चारों ओर केमिकल्स का ही प्रयोग होता है। तो हमने कहा कि इसको एक घेर बाड़ मिल जाए, थोड़ा प्रोटेक्शन जानवरों से भी होगा, थोड़ा प्रोटेक्शन हमारे इधर उधर जो छिड़काव होता रहता है केमिकल्स का बहुत ज्यादा चारों ओर, उससे भी हमको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये हमने चारों ओर ढेंचा का क्रॉप, और ढेंचे का इससे हमें बीज भी मिला, जो हम इस वर्ष फिर, ये पिछले ही वर्ष का है हमारा 2022 का फील्ड है ये, तो इस वर्ष हमको इस ढेंचे के बीज से हम फिर इसमें हरी खाद भी उगाएंगे। तो हमारे विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं इसकी। ये आप देखिए बैगन, ये फिर ये बैगन लगा हुआ है, ये तुलसी है, और फिर उसके बाद ये धान है ना, ये बीच में ये तुलसी और धान के बीच में हमारी सोयाबीन है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की फसलें हमने लगाई, जिसको कि बॉर्डर किया हमने ढेंचा से। ये आप देखिए, ये हमारे विद्यार्थी हैं सब, ये अपने कुछ सैंपल एम्पल कलेक्ट कर रहे हैं। ये टीम है, ये देख रही है सारा मॉडल। तो इस प्रकार एक छोटा सा मॉडल हमने बनाने का प्रयास किया, क्योंकि हमको थोड़ा एक भारत सरकार से प्रोजेक्ट मिल गया था, और वो प्रोजेक्ट अभी जुलाई में पूरा भी हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार की फंडिंग मिलती रहे तो बहुत काम आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर फंडिंग नहीं मिलेगी तो विश्वविद्यालय में इस प्रकार से काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिसर्च फंडिंग जो एजेंसीज हैं उनको भी ध्यान में लाना चाहिए कि हमें इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को, जो नेचुरल फार्मिंग, वृक्ष आयुर्वेद बेस्ड फार्मिंग, ऑर्गेनिक, या जो भी कहें हम, शब्दों के जंजाल में जाके लड़ाई झगड़ा आजकल बहुत हो रहा है, तो उस जंजाल में न जाएं, परंतु केमिकल लेस और लो कॉस्ट फार्मिंग जिस प्रकार से भी हो सकती है किसानों के लिए, किसानों की सेवा में, वो करना, वो टेक्नोलॉजी जो प्रकृति के साथ हार्मनी दे, किसानों को पैसा कम लगे खेती करने में, वो आत्मनिर्भर हो सकें, तो और वो स्वराज स्वावलंबी हो सकें, तो ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने के उद्देश्य से हमारी फंडिंग एजेंसीज को भी फंड करना चाहिए। तो ये आप इस मॉडल को, मैंने कई सारी फोटोग्राफ्स यहाँ पर आपके सामने रखी, और अगर हमें आगे भी रिसर्च फंडिंग, हम भी कोशिश तो करते रहते हैं, परंतु कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। अगर नहीं मिलेगी तो ये रिसर्च रुक जाएगा, मिलेगी तो ये रिसर्च कंटिन्यू करेगा। तो इस प्रकार ये रिसर्च का काम यहाँ पर चल रहा है। और ये कुछ विशेषताएं मैंने लिखी हैं जो हर्बल कुणप जल की हैं, कि ये पोषण तो देता ही है, मिट्टी का कार्बन बढ़ाता है, क्योंकि कार्बन जो है हमारे नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक कार्बन की जान है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। अगर कार्बन जमीन के अंदर में पर्याप्त मात्रा में नहीं है,
तो हम सोच नहीं सकते। और ये केवल और केवल एक नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग ही ऐसी विधि है। केमिकल फार्मिंग से हम कार्बन नहीं बढ़ा सकते, परंतु हम नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग करके कार्बन की दशा बहुत अच्छी कर सकते हैं। हमारे पंतनगर में जब ये यूनिवर्सिटी बसी थी, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं इस पर हाईलाइट करना चाहूंगी कि जब ये विश्वविद्यालय बना था हमारा, हेलो ये शशांक, हाँ शशांक जी, मैं अभी थोड़ा एक ऑनलाइन मेरा ये काम ये चल रहा है, मैं 15-20 मिनट बाद आपसे बात करती हूँ, मैं स्वयं बात करूंगी आपसे। तो एक हमारे यूनिवर्सिटी में अभी इसी संबंध में हम लोग अगले मास में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी विषय में फोन था एक भाई का। तो हमारे विश्वविद्यालय जब स्थापन हुआ था तो यहाँ का ऑर्गेनिक कार्बन 2.5% था। आप देखिए, बहुत अच्छा माना जाएगा, 2.5% मतलब बहुत अच्छा ऑर्गेनिक कार्बन। परंतु आज जब हम बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी अप्लाई कर ली हमने, आज हमारे पंतनगर का ऑर्गेनिक कार्बन गिरते 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 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, इससे ज्यादा नहीं है। 0.8 से ज्यादा बहुत है तो 0.9 बस। तो ये हमारा ऑर्गेनिक कार्बन, गिरता हुआ ऑर्गेनिक कार्बन चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर हमें अपना ऐसा फील्ड करना है कि हम बोएं और काटें, मतलब कि टिलेज करना ही ना पड़े, उसके लिए कार्बन होना बहुत अच्छा जरूरी है फील्ड में। तो हम अपने किसानों को, अगर जो हम टेक्नोलॉजी तो निकाल रहे हैं, 0 टिलेज, मिनिमम टिलेज, लेकिन जमीनें हम अपनी फर्टिलाइजर और हैवी मशीनरी यूज करके जमीनें हमने ऐसी कर दी है कि जो थोड़े नीचे उसके कड़ी परत हो गई है। तो हम कैसे किसान को कहेंगे नो टिलेज और 0 टिलेज? हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी विधि तो है जो जमीनों को सख्त कर रही है, और हम कह रहे हैं उससे कि 0 टिलेज और नो टिलेज करो। तो ये तो संभव नहीं है। अगर हमें 0 टिलेज और नो टिलेज करना है तो हमको अपनी जो वृक्ष आयुर्वेद आधारित नेचुरल और कार्बनिक विधि, नेचुरल विधि है, ऑर्गेनिक विधि है, इस पर जाना पड़ेगा। और ये जो विधि है, इससे हमारे फसलों में पाले और सूखे को सहन करने की क्षमता आती है। ये हमारा द्रवित फर्टिलाइजर जो खमीर युक्त या किण्वित और फर्मेंटेड है, ये तुरंत फसलें इसको उठाती हैं और ये बहुत अच्छा परिणाम देता है पोषण के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अच्छा एक जो इसमें वृक्ष आयुर्वेद में जो विधियां बताई गई हैं प्लांट प्रोटेक्शन की, हाँ, तो उसमें जीवाणु नाशक, कीटनाशक पौधे हैं हमारे, तो उनको हम सम्मिलित कर रहे हैं हर्बल कुणप जल में, तो उससे हमारे पौधों की सुरक्षा होगी। तो इसी प्रकार ये एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन लगातार इस काम में लगा है। इस विश्वविद्यालय का उसको सहयोग भी है। विश्वविद्यालय ने एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन को स्थापित करके एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, और विश्वविद्यालय का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये केवल बड़ा ही सुंदर और व्यापक रूप से आपने बात रखी, और ये व्यापकता और भी है। ये तो कुछ पहलू ऐसा लग रहा है, कुछ पहलू आपने छुए हैं जी। इस मध्य असल में मैं बीच में तो नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन समय भी संकेत कर रहा है। हाँ और जी। कुछ लोगों के प्रश्न भी होंगे, कुछ लोग कुणप जल को यूज करने वाले किसान भी इसमें सम्मिलित हैं। अच्छा। और साथ में ही मैं आदरणीय पवन सर जी के पास जाता हूँ, और फिर ये वार्ता आगे बढ़े, ऐसे प्रार्थना है जी। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। आज के लिए पुनः आने के लिए मैडम आपका बहुत बहुत आभार है। और बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपने जी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आज भी बिल्कुल इतनी अच्छी तरीके से आज आपने बताया है। बहुत सारी हमारे जो है ना, बहुत सारे हमारे साथियों के प्रश्न होंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि आपको कुछ दिन और यहाँ पर आना पड़ेगा इस मंच पर, जिससे कि बहुत सारे जो प्रश्न हैं और बहुत सारी जो विधियां हैं, उसको हम जो हमारे किसान भी उपयोग कर रहे हैं, और उनके जो प्रश्न हैं कि वो आगे अपने खेत में क्या करना है, इस विषय पर हमें चिंतन करें, ऐसा मेरा मानना है। मैं इस विषय पर यह भी बताना चाहता हूं कि हमने थोड़ा सा प्रयास किया था। हमारे कई सारे किसान भी आज उपलब्ध हैं यहाँ पर। हमने किसानों के साथ मिलके उनके खेत में फार्म लैब बनाने का प्रयास किया।
मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि हम 100% सफल हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे किसानों को उससे प्रेरणा मिली कि उन्होंने अपने खेत में 1 एकड़ में 1 बीघे में जिसकी जैसी क्षमता थी उसको प्राकृतिक जैविक खेती से काम करने के लिए प्रेरित किया, उसको मार्गदर्शन दिया। हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक इस काम में जुड़े और उसको प्रैक्टिकली जब किसान अपने खेत में करता है और उसको हम रिसर्च स्टेशन से बाहर लाके कोई भी तकनीक देते हैं तो उसके अनुभव भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो हम एक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं किसानों के साथ मिल करके। हमारा किसान भी एक वैज्ञानिक है। इस अवधारणा को भी हमने अपने कार्यक्रम में, जिसको हम पतंजलि कृषक समृद्धि प्रोग्राम के नाम से बात करते हैं, उस पर हमने उनको सम्मिलित किया और उनके अनुभव भी लिए। उनके अनुभव आधारित जो चीजें निकल के आई, चाहे लागत में कमी है, चाहे अन्य, उसमें उनकी अपनी एक्सपीरियंस को भी जोड़ते हुए काम करने का प्रयास किया। और इसमें हमारे साथ में हमारी टीम में बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक भी थे। उनमें से कुछ वैज्ञानिक हमारे बहुत ही सीनियर जो थे पन्नगर के भी थे और ये बहुत सीनियर पोजीशन से रिटायर होके आईसीआर के लेवल से भी रिटायर होकर के अन्य यूनिवर्सिटीज में भी जहाँ पर उनका योगदान रहा, इंस्टीट्यूशंस में योगदान रहा, के साथ मिलकर के उसको राज्य पूरे देश के करीब 18 राज्यों में इसका प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि यह भी एक तरीका हो सकता है कि एक कोलैबोरेटिव तरीके से हम काम करें और हमारी जो फंडिंग एजेंसीज हैं, जो डोनर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट है, उनके साथ मिलकर के हमें इस तरफ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि हम अपने फील्ड्स में तो हम अपना रिसर्च कंट्रोल तरीके से जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसको और आगे ले जाने के लिए, उसको खेत में ले जाने के लिए, जैसे कि मॉडल्स हमारे बहुत सारे अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में किसानों के द्वारा भी तैयार हो गए हैं और उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इस विषय पर और चिंतन करके और जहां तक के संभावना है उस पर हम सहयोग करते हुए, हम आपस में भी कोलैबोरेट करते हुए, किसानों के साथ भी कोलैबोरेट करते हुए और भी जो हितभागी हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हुए इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम इस प्रोसेस में एनरिच होंगे और ये एनरिचमेंट हमारी जो भारत देश है उसको सोने की चिड़िया बनाने के लिए एक और कदम हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और ये अच्छा हो सकता है। इसमें कई सारी समस्याएं भी आ सकती हैं, लेकिन समस्याओं को दूर करना ही हमारा काम। तो एक तो ये चीज है, एक सुझाव है सदन के लिए। यह सदन हमारा वॉलंटरी सदन है। वो है कि यह प्रोग्राम वॉलंटरी है, ये स्वैच्छिक है। इसमें जो भी आते हैं अपनी स्वेच्छा से आते हैं, तो ये स्वेच्छा पूर्ण तरीके से कार्य को हम इसको आगे ले जाने पर थोड़ा सा कार्य कर सकते हैं। दूसरा जो मेरा कल आपका जब उद्बोधन चल रहा था और मैंने भी अपनी कुछ बातें कही थी, इत्तेफाक से उस समय मेरे पास एक फोन आ गया। ज्यादा मेरी बात नहीं होती है। ये है इसी मंच पर आए हुए हमारे एक और मुख्य अतिथि डॉक्टर खादर वली। डॉक्टर खादर वली को इस बार का मिलेट के लिए पद्मश्री मिला हुआ है। जी तो जी उनके साथ मेरी वार्तालाप हुई और मैंने बताया कि ये अभी हमारा सेशन चल रहा है तो मैं जल्दी, अभी हम अलग से बातचीत भी करेंगे। लेकिन जो सारांश में बातचीत हुई है उसमें से एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बताई। उन्होंने ये बताया कि जो पहला 2-3 चीजें उन्होंने बताई और उसके लिए मैं उनको आने वाले दिनों पर फिर से आमंत्रित करने का हम प्रयास करेंगे इस मंच में। उन्होंने पहली जो चीज बताई, जो पहला प्रिंसिपल बताया, वो था जिसको कि हम अपने अपने तरीके से फॉलो कर रहे हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। जो भी जो भी जो भी हमारे जीव है, ये संसार में जितने भी जीव हैं उनके प्रति हमारा नजरिया क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हमारी आध्यात्मिकता क्या है, हमारा उनके प्रति किस प्रकार से हम उसको देखते हैं। जब तक कि वो एम्पैथी हमारे अंदर नहीं होती है, जब तक कि हम उसके प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, जब तक कि हम उनके प्रति उनका जिस भाव से देखते हैं और उनको अपने प्रति किस तरह से हम देखते हैं, तो ये चीजों को भी हम
उन्होंने उसके साथ थोड़ा सा विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहना ये पहली हमारी फाउंडेशन है, ये हमारी जैविक और प्राकृतिक कृषि की फाउंडेशन है, उसी पर ही सभी कुछ आधारित है। अगर वो फाउंडेशन ये हमारी वीक रही, हमारी और भी चीजें जो हैं वो हो जाती हैं। जैसे हम पहले आपने बताया था कि वो जानवरों के अवशेषों का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो परिवर्तित करके हमने इसको हर्बल तरीके से इसको कर दिया, प्राकृतिक तरीके से कर दिया। तो हमारी जो संस्कृति है उसमें ये बाकी जीवों के प्रति हमारी क्या दर्शन है उसको हम समझना है, उस पर चिंतन करना है, और हमने अपना रोल देखना है कि हमारी इंसान की क्या भूमिका है। तो बहुत महत्वपूर्ण मुझे बात लगी, और मैंने उसको रिक्वेस्ट भी किया है कि वो कभी पुनः इस मंच पर आकर के अपनी बात कहें। उन्होंने मिलेट्स के ऊपर बहुत अच्छा उनका एक उद्बोधन रहा था। तो एक और चीज ये रही। तीसरी जो चीज है जो कि हमारे अपने डेवलपमेंट और हमारी अपने जर्नी से जुड़ी हुई है, वो है कृषि विश्वविद्यालय में बिताया हुआ समय, और विशेष रूप से पीसीपी के दौरान किए गए कार्य, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन के दौरान किए गए कार्य, जिसमें एक स्वयं खेत में जाकर के काम करने का एक अवसर मिला। तो यह अवसर हमें लगता है कि केवल छात्र कृषि विज्ञान के छात्रों तक ही सीमित नहीं होकर के इसको अन्य जो फील्ड्स हैं वहाँ के छात्र और यहाँ तक के जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास 12 तक के जो स्टूडेंट हैं, वहां पर भी लाने की जरूरत है। और इनको ये सब विधाओं को के प्रति जागरूक करते हुए उनके प्रति एक संवेदनशीलता कृषि और उसके जो प्राकृतिक कृषि के परिप्रेक्ष्य में जो हम सोने की चिड़िया बनाने की बातचीत कर रहे हैं, उसको उस तरफ रुझान बढ़ाने के लिए इसको भी जो करिकुलम में आपने जो परिवर्तन किया हुआ है एनसीईआरटी में, तो हम बड़ा इस फोरम पर भी हमने इस पर काफी बातचीत की है। तो ये लगता है कि ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जो कि सरकार को हमें देना की जरूरत है। राउंड टेबल्स कई बार उनके होते हैं, कई बार कॉन्फ्रेंस होती है, और उसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर के जब एक सामूहिक रूप से अपनी एक संस्तुति देते हैं, तो शायद इस तरफ आप ऑलरेडी बढ़ गए हैं, तो इसके लिए भी बहुत बधाई के पात्र हैं। और इसको भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ भी कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें भी कार्य चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक कोलैबोरेशन हो सकता है कि किस प्रकार से इसको हम आगे ले जाते हुए इसको एक सतत रूप से कृषि की शिक्षा को जो है सतत रूप से केवल कृषि के छात्र ही नहीं, केवल किसान ही नहीं, बल्कि सारे स्ट्रीम्स, जितनी भी स्ट्रीम्स हैं एजुकेशन की, सारे स्ट्रीम्स में इसके प्रति एक एम्पैथी और एक सेंसिटिविटी लाते हुए आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के जमाने में बहुत सारे स्ट्रीम्स को बिल्कुल मालूम ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, दूध कहाँ से आ रहा है, सब्जी कहाँ से लग रही है, आलू पेड़ में लग रहा है या छोटे पौधे में लग रहा है, तो ये सब जानकारी नहीं है। तो ऐसा करते हुए जरा सी इसके प्रति भी हमें चिंतन करते हुए आने वाले समय पर जो भी हमारे अप्रोप्रिएट फोरम्स हैं वहां पर इसके ऊपर भी बातचीत करते हुए इस कार्य को आगे ले जाने की जरूरत है। तो आज भी काफी हमारा समय हो गया है, और आज भी हमारी बहुत सारी प्रश्न नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्न होंगे, और मैंने कल दिनेश के साथ एक हमारे पतंजलि में भी कई सारी किताबों का लिखा गया है, उनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें भोजन करने की विधि के ऊपर भी डॉक्यूमेंटेशन है, और जो हमारे पुरातन जो भी संस्कृत में लिखे हुए जो भी है उनका ट्रांसलेशन किया गया है, काफी उसकी किताबें लिखी गई हैं। और जैसा मैंने बताया कि हमारे वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया की जो किताब है उसमें भी पहली बार जितने भी ये वनस्पतियां हैं इनको पहली बार एक संस्कृत नाम दिया गया है, उसकी एक विशेषता को ध्यान में रखते हुए, उसके किसी पार्ट को जो जिसका महत्व है उसके आधार पर हर एक उसका एक संस्कृत नाम भी दिया गया है। केवल लैटिन अंग्रेजी रीजनल लैंग्वेजेस के नाम के अलावा भी ये भी कार्य योगपीठ में चला हुआ है। और मुझे लगता है कि जो भी कई सारी पांडुलिपि हमारे पास भी उपलब्ध हैं, और धीरे धीरे उनका भी
अनुवाद भी हो रहा है और कुछ का कई का अनुवाद हो भी चुका है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो भी इस काम में लगे हुए हैं और कार्य इसमें लगातार कर रहे हैं। कई सारे फ्लोरिस्टिक सर्वेज अभी हम नमामि गंगे के गंगा बेसन में, सारे गंगा बेसन में 24 जगह पर फ्लोरिस्टिक सर्वेज कर रहे हैं, फ्लोरा सर्वे कर रहे हैं, उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकाल रहे हैं और उसके आधार पर ये संस्तुति सरकार को भी जानने वाली है कि गंगा बेसन में पानी पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियां एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के आधार पर वो क्या क्या है और उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होने वाले। तो इस विषय पर भी थोड़ा सा प्रयास आगे चल रहा है। बाकी जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के ऊपर प्रयासरत है सभी लोग और मिलकर के, साथ मिलकर के काम करने की अपेक्षा है। किसानों की आय को दुगना करना है, किसानों का आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने की तरफ हम लोग प्रयासरत हैं। इस विषय पर आज आपसे जो हमने आज जानकारी ली है, सभी लोग बहुत एकाग्र होकर के आपकी बात सुनी और इस विषय पर हम आगे भी संवाद करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। आप हमारे सीनियर हैं, आपसे यह निवेदन तो हम कर ही सकते हैं कि समय समय पर इस मंच पर आकर के अपनी बात को आप बताते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सब लोग साथ मिलकर के काम करेंगे, यही अपेक्षा है। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। जी, सुंदर वार्तालाप ये रही है और इसी वार्तालाप में आज सुबह जब मैंने अनिल जी पांडे भाई साहब को फोन किया तो उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, काफी बुखार है। लेकिन जब मैंने आपका नाम, आज के मुख्य अतिथि जी का नाम उन्हें बोला तो वो अचानक उठ के बोले कि हाँ मैं जुड़ता हूँ, जल्दी जुड़ता हूँ। तो वो असल में आराम कर रहे थे लेकिन उन्होंने जल्दी जल्दी आपसे जुड़े और वो कुड़ब जल भी बना रहे हैं। आपसे संक्षिप्त वार्ता करेंगे, उसके बाद मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुंचता हूँ। जी जरूर। पांडे। सभी लोगों को नमस्कार। और सुनीता मैडम, हाँ नमस्कार। पांडे जी ठीक हैं? बहुत बढ़िया है। थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से थोड़ा दिक्कत हो रही थी। अच्छा, चलिए आप आए। मैंने पूरे विचार सुने, 7:30 बजे से तो मैं जुड़ गया था। तो काफी अच्छा प्रयास है आपका भी और सभी लोगों का प्रयास है कि कैसे किसानों का भला हो और किसानों की आय बढ़े और लागत में कमी आए। जहाँ तक कुआब जल मैं तो लगभग 2-3 वर्षों से यूज कर रहा हूँ और अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहा हूँ। इस बीच अभी मुझे लाल कुआं दुग्ध संघ में भी पूरे प्रदेश की महिलाएं वर्मी कंपोस्ट और इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो मुझे भी वहाँ जाने का अवसर मिल रहा है। तो मैं जहाँ वर्मी कंपोस्ट और अन्य जीवामृत की बात करता हूँ तो साथ साथ मैं उन लोगों को वृक्षायुर्वेद का जो कुड़ाप जल है, हर्बल कुड़ाप जल, उसको बनाने के लिए प्रेरित करता हूँ। और काफी लोग पूरे प्रदेश में अन्य जगह भी इसको बना रहे हैं, उनके फोन आ रहे हैं और कुछ जगह रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रयास है और मैं मेरे घर में थोड़ा मैंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा बनाया है कि लोगों को जब विजिट करते हैं तो उनको एक बार दिखाने के लिए, बनाने के लिए प्रैक्टिकली उनको क्या क्या हमें सामग्री डालनी है और कैसे करके बनाना है, तो उनको भी मैं थोड़ा प्रेरित कर रहा हूँ। एक प्रयास है। धन्यवाद। नहीं, आपका बहुत अच्छा प्रयास है। मैंने पर्सनली आपका फील्ड विजिट किया है। आपका काफी योगदान है किसानों को जैविक की तरफ बढ़ाने में और ऐसे ही करते रहिए आप। और वृक्षायुर्वेद बेस्ड जो हर्बल कुड़ब जल है, इसको अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों का इसमें उपयोग आप एज ए किसान, अच्छे स्किल्ड फार्मर के रूप में इसको करते रहिए। उसकी आप क्वालिटी को उन्नत बनाने का अपने लेवल पर भी प्रयास कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के उसके इंग्रेडिएंट्स करके। 8-10 किसान चयनित किए मैम। अभी बीच में वहां जाने का मौका मिला नेचुरल फार्मिंग में, कुरुक्षेत्र। अच्छा। तो वहां पे भी हमने वहां तो खैर केवल जीवामृत पे ही बात हो रही थी, हाँ, लेकिन फिर भी हमने लोगों ने जीवामृत कहा कि एक तरीके का कुड़ब जल ही है। उसमें हाँ फर्क केवल इतना है कि उसमें एरोबिक फर्मेंटेशन होता है और यहाँ हाँ एनारोबिक होता है। तो हाँ, ये मैंने वहाँ पे लेक्चर दिया था मैम। मैंने भी गुलाब जल पे भी मैंने और सोनीपत के किसान भी आए थे, बाकी यहाँ उत्तराखंड के किसान थे, जी तो वहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा लेक्चर, मेरे को मौका मिला बोलने का गुलाब जल के बारे में। मैंने उनको बताया, उनको काफी नोट भी करवाया मैंने हरियाणा के किसानों को, जी, देखो जो यूज कर रहे होंगे तो। बहुत अच्छा। जी, मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुंचता हूं और वहां तक आवाज पहुंच रही हो और साथ में डॉक्टर, मेरे ख्याल से डॉक्टर, हाँ दुबे सर का हाथ रही है, तो जी आदरणीय।
धन्यवाद दिनेश जी, बहुत अच्छी चर्चा रही और समय का ध्यान देते हुए मैं जो मन में कुछ चीजें है उसी बिंदु पर बात करूंगा। कल मैडम जी से बात हुई थी और आज पवन सर ने वही बात कही जो हम रखना चाह रहे हैं कि शायद अब सही समय आ गया है। मैडम, यह सही समय इसलिए आया है कि मैंने स्कूल लेवल से तो यूनिवर्सिटी लेवल के सभी सिलेबस फ्रेमिंग में और यूनिवर्सिटीज के कमिटीज में काम किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। रिसर्च डेवलपमेंट मैं खुद गाइड भी रहा हूँ, पीएचडी और बाकी सबका, तो इसलिए वहां पे जो भी चीजें होती है और जो लिमिटेशंस है उसके बारे में मुझे पता है। बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जिस पोजीशन पे हो, कमिटीज पे हो, तो मेरा नम्र निवेदन है कि एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट लिया जाए। एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट एक तो क्रॉप वाइज लिया जाता है, लेकिन इस सिस्टम वाइज लिया जाए नए तरीके से, और वो वृक्षायुर्वेद पे ही लिया जाए। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वैलिडेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ वृक्षायुर्वेद टेक्निक्स फॉर सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग, बस यही उसका विषय हो। और इस तरह से यदि विषय लिया जाता है और उसमें पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि इसका आईसीआर के साथ ऑलरेडी एमओयू है, तो दो चीजें हो सकती है। एक तो रिसर्च का वैलिडेशन करने का काम जो है वो मतलब आसियान एग्री फाउंडेशन, जीबी पंत यूनिवर्सिटी और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तीनों के कोलैबोरेशन में हो सकता है जो लेबोरेटरी वर्क है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ऐसा है कि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास में बहुत अच्छे किसान है, जो हमारे पास में करीबन 1 लाख किसान है, और जिसमें कई लोगों ने अपना पूरा डिवोशन के साथ में अभी भी काम कर रहे हैं। सो वी हैव गॉट दी पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज गॉट दी वेरी गुड नंबर ऑफ फार्मर्स इन द 18 स्टेट्स, 18 राज्यों में वो बिखरे हुए हैं। तो इसलिए वहां पर वैलिडेशन करवाना, एक्सटेंशन करवाना, और उससे जो निचोड़ निकलेगा अलग अलग तरह का R&D का, उसको बड़े मात्रा में लागू करने का काम आसानी से हो सकता है। तो मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, बिकॉज यू आर हैविंग द पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी, नहीं तो इसके पहले भी हमने, मैं 1 मिनट में सिर्फ बोल दूं, हमने 2-3 बार प्रयास किए। एक हमारे मित्र थे डॉक्टर सावरकर, जो IITian थे, IIT से उन्होंने विलेज इंडस्ट्रीज के लिए काम करने के लिए वहां से रिटायर, वहां से उन्होंने वॉलंटरी रेसिग्नेशन दिया था और प्रयास किया था वहां पे। ये 82-84 की बात मैं बोल रहा हूँ, हमने उनके साथ में काम किया था। लेकिन रूरल इंडस्ट्रीज को पुराने तरीके से और मॉडर्न तरीके से जोड़ने का जो काम था, वो वहां पे सेक्रेटरी तक तो बात चली गई थी, लेकिन मिनिस्ट्री बदल गई थी, वो काम नहीं हुआ। उसके बाद में हमने पर्सनल लेवल पे काम किया था कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, उसके साथ में ये काम किया जाए वृक्षायुर्वेद का। तो हमें कहा गया था यू आर ए पर्सन फ्रॉम बेसिक साइंस एंड यू नीड नॉट वर्क फॉर द एग्रीकल्चर। अपने यहाँ पे किस तरह से कंपार्टमेंट चलते हैं पता है आपको। संगीत वाला दूसरे विषय में काम नहीं कर सकता, एग्रीकल्चर वाला बेसिक साइंस पे काम नहीं कर सकता। ये नई शिक्षा नीति आने से ये हो गया है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा मिलने का एक सही मौका आया है, और इंटरडिसिप्लिनरी लेवल को काम करने का जो अभी मौका है। तो इसीलिए मैंने शुरू में बोल दिया, दिस इज द राइट टाइम एंड राइट प्लेस and right person like you and the right institution like Patanjali Organic Research Institute. So if all we collaborate and we undertake the All India Research Coordinator project on the Vrikshayurved for sustainable agriculture, it will be a very good milestone for the betterment of the nation. बस यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। मैडम, जैसा आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने कहा है, यह युगाहार कार्यक्रम कोरोना काल से चल रहा है। कोरोना काल से आज हम 708 दिन पूरे कर, एक भी दिन हमने गैप नहीं किया है। और देश का एकमात्र ऐसा जो वेबिनार है, ये इसको स्वैच्छिक रूप से, जैसा पवन जी ने बोला है, ये लगातार हम 1.5 घंटे 5.5